नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज की ये जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में, और आफ्टर आप जब अपना कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो और गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हो उसके लिए भी। टॉपिक है आज का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका कम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के अंदर भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ जब आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए जाते हो तो वहां पर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को भली भांति परफॉर्म कर पाओ, वहां पर भी आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मस्ट है, आपको आना ही चाहिए। यह जो आपके काम को आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देता है। तो अगर आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज़रूर से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख लीजिएगा। ये अब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एज ए जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर। मुझे पता है कि जिस तरह से मतलब कि अपनी जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल यही है कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखिए, और साथ ही साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए भी आप क्या कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जरूर से सीख लीजिएगा। आज की इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की थ्योरी, साथ में साथ इसके एमसीक्यूज, साथ में साथ ये पूरा का पूरा जो डेटा है वो हम कवर अप करने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ। बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ हम ये पूरा का पूरा जो थ्योरी वाला पोर्शन है, एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है, वो हम कवर अप करेंगे। ठीक है ना जी। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल सर जी लाइक जरूर से कर दीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे जाइएगा, वहां पर कॉमर्स मेरी जान लिखिएगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ना मत भूलिएगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज ले लेते हैं कि यार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अब स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट होती है एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर क्या होती है, बहुत सारी लाइनिंग्स वगैरह होती है, दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। तो इस तरह का यह प्रोग्राम है। जब अगर कहते हैं कि जब सिंपल सी बात है, जब ये कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह ऐसे नहीं थे, तब जो यह किस तरह का लगता है, यह कह सकते हैं कि एक मैथ्स की जो, अगर अपन बचपन के अंदर मैथ्स की जो अपनी कॉपी होती थी उसकी तरह यह लगता है, जो कि एक अकाउंटेंट को या एक पर्सन को बहुत सारी जो कैलकुलेशन करने के अंदर क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। तो उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखता है, उसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखता है। अगर किसी ने नहीं देखा तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस तरह का दिखता है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस तरह का आपको दिखता है। जहां पर अगर आप ये देखोगे तो बहुत सारी क्या है, लाइनिंग ही लाइनिंग है। तो इसको क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं, जो कि आपकी कैलकुलेशन को क्या कर देता है, बहुत ज्यादा इजी बना देता है। तो इस वजह से इसको स्प्रेडशीट प्रोग्राम कहते हैं। यूज टू रिकॉर्ड एंड एनालाइजेस न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल डेटा। जो अपनी मैथ्स की कॉपी से ही ये जो प्रारूप आया है, वो कहां से है, अपनी बचपन की जो मैथ्स की कॉपी थी ना, वहीं से ही क्या आया है, प्रारूप आया है। तो ये क्या करता है, आपके न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल डेटा को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, एज वेल एज एनालिसिस करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि यार पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम कौन सा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। VCCALC आपका क्या था, पहला स्प्रेडशीट प्रोग्राम था, जो कि 1979 के अंदर क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था फॉर दी पब्लिक, कि आम जनता क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकती है। जो कि एप्पल सेकंड कंप्यूटर के अंदर क्या करता था, वर्क करता था, जो कि एप्पल सेकंड कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। हाँ, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोवाइड मल्टीपल फीचर्स टू परफॉर्म। काफी सारे फीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको देता है, लाइक यह आपको कैलकुलेशन देता है। अभी हम कुछ क्या कहते हैं, कैलकुलेशन भी सीखेंगे इसके अंदर। पाइवोट टेबल बनाने की, पाइवोट टेबल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल है, जो कि आपकी जॉब के अंदर काम आने वाला है। ग्राफ्स वगैरह भी तैयार करता है। मैक्रो प्रोग्रामिंग भी आपको देता है। मैक्रो प्रोग्रामिंग बोले तो कुछ रिकॉर्ड वगैरह करने की भी आपको छूट देता है। और पाइवोट टेबल बोले तो जैसे सिंपल सी बात है, पाइवोट टेबल बोले तो क्या है, एक तरह का समराइजेशन करता है। पाइवोट टेबल के अंदर क्या किया जाता है, एक तरह का समराइजेशन किया जाता है। यह किसके साथ कंपेटेबल है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेटेबल है, यह विंडोज के साथ कंपेटेबल है। जो सिंपल सी बात, अपने जो एसर के
जो लैपटॉप वगैरह आते हैं उसके अंदर विंडोज़ रहती है, एप्पल वाले जो होते हैं मैक ओएस रहती है, आपके आपके एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी अगर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर देखना, वहाँ पर भी ये ओपन होता है। और आईओएस बोले तो आपके एप्पल फ़ोन के अंदर भी ये ओपन होता है। तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये कंपेटेबल होता है। ए एक्सेल स्प्रेडशीट कैन बी अंडरस्टूड एज ए कलेक्शन ऑफ दी कॉलम एंड रो दैट फॉर्म ए टेबल। सिंपल सी बात है, जो एक्सेल है वो एक क्या करती है, कुछ उसमें रो होती है और कुछ उसमें टेबल्स होती है, कुछ उसमें रो होती है और कुछ उसमें टेबल्स होती है। मैं इसका थोड़ा सा जूम पार्ट बढ़ा देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यार यूट्यूब के ऊपर है तो आप किसी मतलब मोबाइल के अलावा लैपटॉप हुआ है ना, लैपटॉप हुआ या फिर आपके टीवी हुई है ना, आजकल तो स्मार्ट टीवीज वगैरह होती है, वहां पर आप इसको देखोगे तो आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जब आप बात करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर क्या होता है, कुछ रोज होती है और कुछ टेबल्स होती है। अब सिंपल सी बात है, जो रोज कौन सी होती है, सॉरी कुछ रो होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं जो कि आपको टेबल का प्रारूप लेते हैं। देखो ये कुछ एक टेबल की जैसे आपकी लग रही है, ठीक है ना, ये बात यहां पर इसने कही है। इसके अलावा ये क्या कह रहा है, अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं वो कॉलम्स होते हैं और नंबर्स जो होते हैं वो रोज होती है। और यह आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, सभी जो लाइनें हैं वो आपके एग्जाम की क्वेश्चंस बनती है, इसीलिए मैंने पॉइंटों के अंदर इसको लिखा है। ये कहता है कि जो अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं ना वो कॉलम्स होते हैं, अल्फाबेटिकल जो लेटर्स होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, और रोज कौन सी होती है, जो नंबर के अंदर होती है। अब देखो यह जो अल्फाबेटिकल कॉलम्स लिखे हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई, है ना, ये तो क्या है, ये ए, यहां पर बी, यहां पर ये सी, यहां पर डी, यहां पर जो ई है, ये सारे के सारे क्या है, कॉलम्स है। और ये क्या है, 1 2 3 4, ये क्या है, रोज है। अब देखो सिंपल सी, देखो ये डाउट है, काफी सारे स्टूडेंट्स को होता होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता होगा, लेकिन यहां पर इस डाउट को एक बार क्लियर करते हैं कि सर जी कॉलम्स कौन से होते हैं और रो कौन सी होती है। तो कॉलम किससे रिप्रेजेंट होते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि यार कॉलम को रिप्रेजेंट करो तो कॉलम को आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, अल्फाबेट के अंदर। मैं आपको कहता हूं रो को रिप्रेजेंट करो तो रो को आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, न्यूमेरिकल्स के नंबर के अंदर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। कॉलम और रो मिलकर बन जाते हैं सेल। तो जब सिंपल सी बात है, जैसे कि मैं यहां पर आता हूं, ये A2 के ऊपर है, ठीक है ना, मैं यहां पर आता हूं तो यहां पर ये क्या बन गया है, एक सेल बन गया है। यह सेल कैसे बना है, A2 वाला। यानी कि यहां पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉलम कौन सा है तो आप कहोगे A कॉलम है, मैं कहूंगा रो कौन सी है तो आप कहोगे दूसरी रो है। सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पर आ जाता हूं तो यह E2 बन जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि कॉलम कौन सा है, आप कहोगे E कॉलम है, मैं कहूंगा कि रो कौन सी है तो अभी तक ये दूसरी ही रो है। तो कहने की बात क्या है, सुनना अच्छे से, ये आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। कहने की बात क्या है कि ये जो है अभी जो मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया है, ये क्या है, कॉलम है। और ये क्या है, इधर वाली लाइन क्या है जो आपके हॉरिजॉन्टल हो रही है, ये क्या है, रो है, ये क्या है, रो है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कॉलम कौन सा है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रो कौन सा है, तो देखिएगा, सुनना मेरी बात, ये जो आपके वर्टिकल जाती है ना, ये तो क्या है, कॉलम है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप ये कहीं पे भी आओ तो ये जी दिखेगा। और जो आपके ये जो हॉरिजॉन्टल जा रही है, ये 6 वाली पूरी की पूरी, ये क्या है, पूरी की पूरी रो है, ये पूरी की पूरी क्या है, रो है, ठीक है ना जी। ये बात आप ध्यान में रखना। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं यहां पर आपके लिए आया और मैं आपको बोला कि देखो मैं आपको क्या बोला, ये बताओ ये क्या है, तो आप कहोगे सर जी पी कॉलम है। पी देखो यहां पर आप पूरा देखो ना, पी कॉलम है, आप क्या कह रहे हो, पी कॉलम है। मैं कहां पर है, एक बार रुको ना, यहां पर, ठीक है, यहां पर, ठीक है ना, ये P9 के अंदर, ठीक है, इस वाले की बात करते हैं P9 की।
तो आप क्या कहोगे सर जी, आप क्या कहोगे कि यह P तो कॉलम है। तो देखो मैंने क्या कहा, ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉलम को। और ये नाइन्थ क्या है, रो। तो ये जो पूरी लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो को। तो ये बात ध्यान में रखना, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी जरूरी है। जॉब करने जाओगे पूछ लिया कि क्या कॉलम है क्या रो है, तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत ही बता देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का आप ध्यान में रखना है। अब यहां पर ये कहता है कि फर्स्ट जो सेल होता है एक्सेल के अंदर, एक्सेल वर्कशीट के अंदर, वो A1 से होता है। जब सिंपल सी बात है, आप कोई सी भी वर्कशीट ओपन कर लो, कोई सी भी वर्कशीट ओपन कर लो, तो ये जो पहला जो सेल पे आएगा वो क्या होएगा, A1 होएगा। यानी कि A तो कॉलम होएगा और 1 क्या होएगा, इसका रो होएगा। और जब आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देख रहे हो तो ये जो कॉलम होता है वो देखो यहां पर बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है। देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये देखो A1 है ना, तो यहां पर ये जो कॉलम होता है वो यहां पर बताया जाता है कि ये क्या है, A1 है। ठीक है जी, बात समझ में आई क्या बात जी? हाँ जी सर जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल तरीके से आप चल रहे हो। द पॉइंट वेयर ए कॉलम एंड रो मीट इज कॉल्ड ए सेल। जहां पर एक कॉलम और जहां पर एक ये रो मिल जाता है वो क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर सपोज करो कि मैं यहां पर ये पॉइंट है, ये क्या है, C4 है, ये क्या है, C4 है। तो यहां पर जहां पर यह एक कॉलम मिल गया, कॉलम कौन सा है, C, रो कौन सी है, 4। जहां पर ये कॉलम और सेल, जहां पर ये कॉलम और रो मिल गया वो क्या बन चुका है, सेल बन चुका है। यही तो बात मैंने आपको यहां पर आपको बताई थी ऊपर भी, कि जहां पर एक कॉलम और जहां पर एक रो मिल जाता है वो एक सेल बन जाता है। कॉलम जो होता है वो अल्फाबेटिकली A B C D E और रो जो होता है वो न्यूमेरिकली लिखा जाता है। आई होप समझ में आया होगा। इसके अलावा यहां पर कहता है कि एक्सेल फाइल हैव ए डिफॉल्ट एक्सटेंशन। अब इसका एक्सटेंशन, कोई भी फाइल जब आप सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, 2003 से पहले XLS था, और MS ऑफिस जो 2007 है उसके ऊपर वाले वर्जन की अगर आप बात करते हो तो उसके अंदर क्या है, इसका वर्जन XLXS है। ठीक है ना जी। इसके अलावा एक नेम बॉक्स होता है, नेम बॉक्स के दो, या फिर अभी सिंपल सी बात है सेल एड्रेस बॉक्स के दो। सेल एड्रेस बॉक्स क्या होता है, ज्यादा इजी टू कहना है तो सेल एड्रेस बॉक्स क्या होता है, यह होता है सेल एड्रेस बॉक्स, जहां पर ये C3 लिखा हुआ है। आप कोई से भी कॉलम के अंदर आते हो, जैसे कि सिंपल सी बात में यहां पे आ गया सर जी, तो यहां पर यह डी तो कॉलम है, 10,48,576 भी क्या है, यहां पर रो है। तो यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर क्या होता है, कॉलम उस सेल का एड्रेस बताया जाता है, वो क्या होता है आपका, वो क्या होता है आपका नेम बॉक्स होता है या सेल एड्रेस बॉक्स होता है। सेल एड्रेस बॉक्स रेफर्स टू एन इनपुट बॉक्स डायरेक्टली टू दी लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। यानी कि सर जी हमने ये सीखा इस लाइन से कि ये जो है ये क्या है, फॉर्मूला बार। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर आप सिंपल सी बात देखो, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो ये फॉर्मूला बार लिखा हुआ भी आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं इतना जाता हूं तो देखो ना, ये क्या है, फॉर्मूला बार, ये क्या है, फॉर्मूला बार। और फॉर्मूला बार के जस्ट लेफ्ट के अंदर आप देखते हो तो आपको क्या आ जाता है, सेल एड्रेस आ जाता है या नेम बॉक्स आ जाता है। द नेम बॉक्स नॉर्मली डिस्प्ले द एड्रेस ऑफ द एक्टिव सेल। जो सेल एक्टिव है वर्कशीट के ऊपर वो दिखाया जाता है। यू कैन यूज द नेम बॉक्स टू क्विकली क्रिएट ए नेम्ड रेंज। ए वर्कशीट है वो मैक्सिमम कितनी रोज होती है, 10,48,576, 10,48,576 रोज होती है मैक्स टू मैक्स। तो क्या सर जी इतनी होती है या नहीं होती है? देखो सर जी देख लेते हैं, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, एक एक करके जाऊंगा मैं। कल रात तक क्या करूंगा, कल रात तक की क्लास के अंदर मैं सबसे नीचे तक पहुंच जाऊंगा। नहीं सर जी, Ctrl दबाओ और नीचे वाला बटन दबाओ, क्या पहुंच गए, जहां पर सबसे लास्ट में 10,48,576 वाली रो है या नहीं है, यह लास्ट वाली रो है या नहीं है। तो सबसे लास्ट वाली रो कौन सी होती है, सबसे लास्ट वाली रो होती है 10,48,576। केवल और केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई है, एक्सेल में जाकर आपको दिखाया है कि सर जी सबसे लास्ट वाली रो कौन सी होती है, मैक्सिमम लास्ट वाली रो कौन सी होती है, 10,48,576। और अगर बात करते हैं सर जी कि एक्सेल के अंदर
एक्सेल के अंदर कॉलम कितने होते हैं, तो कॉलम जो होते हैं वो होते हैं 16,384, ठीक है ना। अब सर जी ये तो मैं सिखा नहीं सकता क्योंकि कॉलम जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, अल्फाबेटिकली होते हैं। तो यहाँ पर ए से लेकर जेड तक 26 होंगे, तो अब लास्ट वाला कौन सा होता है, एक्स एफ डी होता है। तो अगर आप पूरा का पूरा ऐसे जाओगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 16,384 से 16,384। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सर जी एक्सेल के अंदर मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 400%। और वहीं पर बात करते हैं वर्ड की, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो वहां पर जो जूम किया जा सकता है मैक्स टू मैक्स वो किया जा सकता है 500। वहां पर कितना किया जा सकता है, 500 किया जा सकता है। सर जी प्रैक्टिकली बता दोगे क्या, बिल्कुल बता देंगे। अब देखो नीचे ये जूम दिख रहा है, मैं देखो सिंपल सी बात में अगर आपकी इतनी हेल्प कर रहा हूं तो आपको भी क्या करना है, ये जो वीडियो लेक्चर अगर आपको 100% सही तरीके से देखना है ना, तो लैपटॉप में देख लेना किसी के, है ना, मतलब थोड़ी बड़ी स्क्रीन के ऊपर देख लेना, ताकि ये जो छोटी छोटी इनको मैं बड़ा नहीं कर सकता। अब मैं जूम करके इस सेल को तो बड़ा कर सकता हूं, लेकिन अब जूम कितना हुआ है वो तो आपको सर जी या तो मेरी बातों पे विश्वास करना पड़ेगा। तो मैं मैक्स टू मैक्स जूम पे गया, तो कितना जूम हो रहा है, 400% का। मैक्स टू मैक्स कितना जूम हो रहा है, 400% का जूम हो रहा है, ठीक है ना। मैक्स टू मैक्स यहां पर मैंने आपको ये भी ओपन करके देख लिया, तो कितना हो रहा है, 400% का जूम हो रहा है, 25, 50, 75, 100, 200। और उसके अलावा कस्टम के अकॉर्डिंग देखोगे तो मैक्स टू मैक्स 400 का हो सकता है। सर जी इसको आगे भी कर सकता हूँ, 500 का करके देखता हूँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि 10 to 400 का हो सकता है। मिनिमम जूम कितना हो सकता है, 10, मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, 400। तो देखो सर जी ऐसे प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ने से क्या हो रहा है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो नई नई है वो भी आपको सीखने को मिल रही है। तो आप यहाँ पर नोट्स के अंदर लिख सकते हो क्या सर जी, मिनिमम जूम कितना होता है 10%, मैक्सिमम जूम कितना होता है 4%। अगर सिंपल सी बात है, जब आप इस जूम के जो डायलॉग बॉक्स होता है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको जूम की कितनी जो जूम के कितने परसेंटेज दिखते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा होता है 25, फिर होता है 50, फिर होता है 75, फिर होता है 100, फिर होता है 200। एक फिट सिलेक्शन भी होता है ना, और एक फिट सिलेक्शन भी होता है जो अभी आपने लास्ट चुना था, और एक लास्ट में होता है कस्टम सिलेक्शन, ठीक है ना। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको 8 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी अगर आपको एग्जाम में पूछ ले तो आप दे सकते हो। अब ये देखो, ये सिंपल सी बात है, इमेज के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है, हालांकि ये सब चीज़ें मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली समझा दी है। ये क्या होता है, सेल एड्रेस बॉक्स होता है। ये क्या होता है, सेल एड्रेस बॉक्स होता है। सेल एड्रेस बॉक्स फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है, जो कि एक्टिव सेल को दिखाता है। यहाँ पर ये एक्टिव सेल है A1। ए डिपेंड करता है आपके कॉलम को और 1 डिपेंड करता है आपके रो को। कॉलम और रो मिल जाता है तो वो बन जाता है सेल, ठीक है ना। ये आपके रो नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर सिंपल सी बात है, अगर मैं पूछूं कि रो कौन सी होती है, तो ये 5 वाली सीरीज के अंदर जितनी भी सीधी 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 है रो जो होती है वो आपके हॉरिजॉन्टल होगी, और जो कॉलम होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं, ठीक है ना जी। अब ये तो हमने पढ़ लिया इसको अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब इसके क्वेश्चन है वो कर लें क्या सर जी, बिल्कुल सर जी कर लो। अगेन कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान से जरूर से जुड़ जाइएगा। यूट्यूब अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है, पसंद आए तो ही लाइक करना, नहीं पसंद आए कि सर जी ऐसा तो वीडियो 1000 लोगों ने पढ़ा रखा है, अगर क्योंकि एक नई कोशिश है, नई कोशिश तभी सफल हो पाती है, नई कोशिश तभी कंटिन्यू हो पाती है जब आप सभी का सपोर्ट मिलता है, आप सभी का प्यार मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा जो कमेंट है वो कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज सिमिलर टू एन अकाउंटेंट वर्कशीट। एक अकाउंटेंट की जो वर्कशीट होती है ना उसकी जैसे होते हैं। अकाउंटेंट की वर्कशीट कुछ इस तरह की होती है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं सर जी, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर विच कंटेंट्स रो एंड कॉलम, एक सॉफ्टवेयर जहां पर रो भी होते हैं और कॉलम भी होते हैं, वो एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, एक मैथ्स की बुक की तरह, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है, VCCALC। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है, स्प्रेडशीट पैकेज है, क्या है, एक पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज है। एक्सेल फाइल हैज ए डिफॉल्ट एक्सटेंशन, एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, XLSX। अब देखो क्योंकि हमने इनकी थ्योरी जितनी अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको समझने में कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन मेक सेलेक्शन,
इनमें से कौन सा जो पॉइंटर है वो बताता है कि यस आप सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ पर आप कौन सा पॉइंट बताता है कि आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक ये है डॉक्टर सिंबल भी है और एक ये स्मॉल सिंबल भी है। अब देखो सिंपल सी बात, सिलेक्शन कर सकते हो, उसके लिए कौन सा बताता है। देखो ये जो है, क्या मैं इस लुपिन को सिलेक्ट कर सकता हूँ? इसको एक बार हटा देते हैं, ठीक है ना। क्या मैं इस लुपिन को सिलेक्ट कर सकता हूँ? यस। तो देखो कौन सा सिंबल आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको? क्या मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ? क्या मैं अभ्युदय को सिलेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं सेंचुरी को सिलेक्ट कर सकता हूँ? डेमो एक एक्सेल बना रखी है आपके लिए, है ना। क्या मैं आरकी को सिलेक्ट कर सकता हूँ? तो देखो कौन सा दिख रहा है, सिलेक्ट कर सकता हूँ। यस, सिलेक्ट कर सकते हो। एक बड़ा वाला डॉक्टर का सिंबल, बड़ा वाला डॉक्टर का सिंबल, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है कि विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन मेक सिलेक्शन, आप सिलेक्शन कर सकते हो। यह कौन सा सिंबल बताता है? एक बड़ा डॉक्टर का साइन, एक बड़ा डॉक्टर का साइन, डॉक्टर सिंबल या बिग प्लस। विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट दैट यू कैन फिल द सीरीज, कौन सा बताता है कि यस आप क्या कर सकते हो, जो सीरीज है उसको फिल कर सकते हो, है ना। देखो ये मैंने क्या किया, एक सीरीज फिल कर दी है ना, और आगे आपके लिए लेके आता हूँ, ठीक है। अभी तो ये थोड़ा सा वापस इसको सीट करके आते हैं, ठीक है ना। अब देखो सिंपल सी बात है कि ये है, मैं इसको आगे फिल करना चाहता हूँ। तो देखो कौन सा आया, ये छोटा थिन प्लस का निशान, है ना, छोटा थिन प्लस का निशान। अगर मैं इसको और आगे इसको लेकर जाना चाहता हूँ तो कौन सा है, छोटा थिन प्लस का निशान। अगर आपको किसी चीज को फिल करना है तो कौन सा आएगा, स्मॉल थिन प्लस आइकन। फर्स्ट सेल जो एक्सेल के अंदर होता है, सर जी ये तो आपने अभी बता दिया। देखो ये देखो सेल जो है, ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है। प्रॉपर सेल तो सर जी एक ही है, A1, है ना। सेल ही प्रॉपर एक ही है, अगर किसी को क्वेश्चन के ऑप्शन भी समझ में आ रहे हैं तो, ठीक है ना, अगर रटा नहीं है तो। नेक्स्ट देखिएगा, एक्सेल डिस्प्ले दी करंट सेल एड्रेस। एक्सेल के अंदर करंट सेल का जो एड्रेस होता है वो कहां पर डिस्प्ले होता है, नेम बॉक्स के अंदर या सेल एड्रेस बॉक्स के अंदर, जो कि फॉर्मूला बार के लेफ्ट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जूम परसेंटेज। 10% जूम कर सकते हो, कर सकते हो। 100% कर सकते हो, कर सकते हो। 300% कर सकते हो, कर सकते हो। 500% कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% किसके अंदर, एक्सेल के अंदर जूम हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन नेम बॉक्स जो है वो क्या है, नेम बॉक्स शो द लोकेशन ऑफ द प्रीवियसली एक्टिव सेल। नहीं सर जी, करंट एक्टिव सेल को बताता है। अपेयर्स टू द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार, यस फॉर्मूला बार के लेफ्ट में होता है, बिल्कुल। अपेयर्स बिलो द स्टेटस बार, अपेयर्स बिलो द मेन्यू बार। अब सबसे सही जो बात है वो क्या है, यह फॉर्मूला बार के लेफ्ट के तहत होता है। एक वर्कशीट के अंदर, वर्कशीट किसे कहते हैं, हमने पढ़ा कि सर जी कॉलम और रो मिलके बन जाते हैं सेल, कॉलम और रो बन के मिल जाते हैं सेल। सेल जो होते हैं सब मिलकर, सेल मिलकर क्या बनते हैं, वर्कशीट बनती है। वर्कशीट से बनती है वर्कबुक, वर्कशीट से बनती है वर्कबुक, और वर्कबुक से बनता है वर्क स्पेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना जी। एक वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम, एक वर्कशीट के अंदर कितनी रोज हो सकती है, एक वर्कशीट के अंदर मैक्सिमम 10,48,576 रोज हो सकती है, जो कि सर ने हमको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। डिवाइड का सिंबल कौन सा है, ये डिवाइड का सिंबल होता है। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग का यह सिंबल होता है, ठीक है ना। अब कैसे सर जी बताओ एक बार हमको, डिवाइड का सिंबल, मल्टीप्लाई का सिंबल एक बार करके तो दिखाओ, ऐसे बातों से थोड़ी ना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 50, मैंने यहाँ पर लिख दिया 10, अब मेरे को 50 को 10 से डिवाइड करना है, तो मैंने क्या किया, बराबर 50 और ये डिवाइड का निशान दिख रहा है क्या, और ये डिवाइड बाई 10 कितना आया, 5 आया। मेरे को 50 और 10 को मल्टीप्लाई करना है सर जी, तो ये 50 और यह 10 किस में है, B1 के अंदर, तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिया नहीं दिया, 500, तो ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया।
ए टिपिकल वर्कशीट है, एक वर्कशीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं? 16,384 कॉलम होते हैं, 16,384 कॉलम होते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल? एक सिंगल सेल के अंदर मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आप टाइप कर सकते हो? 32,767, 32,767। यू कैन एक्टिवेट ए सेल, एक सेल को आप एक्टिव कर सकते हो कैसे? प्रेसिंग दी टैब की, आप टैब की को दबा के, क्लिकिंग द सेल, उस सेल के ऊपर क्लिक करके, प्रेसिंग एन एरो की, एक एरो की को प्रेस करके, और ऑल ऑफ अबाउ। जैसे सिंपल सी बात है कि देखो ये एरो की, जैसे मेरे को ये नीचे वाला C4 को एक्टिव करना है, ये एक्टिव वाला कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे दिखता है ना सर जी, एक्टिव वाला यहाँ पे दिखता है नेम बॉक्स के अंदर। तो मेरे को C4 को एक्टिव करना है, तो मैंने क्या किया? नीचे वाला एरो दबा दिया या फिर टेप दबा दिया। तो देखो टेप से क्या हो रहा है? साइड वाला जा रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, मेरे को कोई और करना है, जैसे कि ये C6 करना है, तो मैंने डायरेक्ट ही क्या किया? माउस से क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। तो तीनों ही ऑप्शन आपके लिए रहते हैं, ठीक है ना। राइट क्लिकिंग एक्सेल इन समथिंग, एक्सेल के अंदर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो आपको क्या करता है? एक शॉर्टकट मेन्यू दिखता है जो कि आपको ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है? काफ़ी सारी चीज़ें करने की छूट देता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर ये था तो मैंने यहाँ पर ये राइट क्लिक किया, तो ये मेरे को कट, कॉपी, इसके अंदर कुछ इंसर्ट, इसको डिलीट करने का है ना, ये कंटेंट को क्लियर करने का, फिल्टर, सॉर्ट, इंसर्ट, कमेंट, फॉर्मेट, मतलब एक छोटा सा मेन्यू बार मेरे लिए यहाँ पर ओपन हो जाता है जब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। तो अब आती है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होती है? ये देखो सिंपल सी बात, अगर आपने एक्सेल अभी देखी है तो ये जो है ना, यहाँ पर ये मैंने जो भी फॉर्मूला लिखा है ना, ये वाला, ये है फॉर्मूला बार, ठीक है ना। ये होती है आपकी फॉर्मूला बार। Alternately referred to as a formula box, the formula bar is a section in Microsoft Excel and the other spreadsheet program. It shows the content of the current cell and allows you to create a and view a formula. ये सिंपल सी बात है, यह जो करंट सेल के अंदर जो भी फॉर्मूलाज होता है वो दिखाता है। इसके अलावा अगर आप कोई भी फॉर्मूला बनाते हो तो वो कहाँ पर बनाते हो? फॉर्मूला बार के अंदर ही बनाते हो। To start creating a formula, click the mouse cursor to formula bar and enter an equal sign. सिंपल सी बात है, अगर कोई भी फॉर्मूला अगर आपको स्टार्ट करना है तो वो किससे स्टार्ट होगा? इक्वल वाले साइन से ही क्या होगा? स्टार्ट होगा। तो देखिएगा फॉर्मूला बार इन एक्सेल, अब यहाँ पर तो प्रैक्टिकल तो करवाया था, देखो यहाँ पर इक्वल से स्टार्ट होता है फॉर्मूला बार, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फॉर्मूला बार कौन से मेन्यू में होता है, व्यू के अंदर जब आप जाते हो तो वहां पर भी आपको फॉर्मूला बार दिखाई देता है, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी बात है, ये मैं व्यू के अंदर गया तो यहाँ पर ये मेरे को फॉर्मूला बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको ला सकता हूँ। तो ये कहाँ पर आता है? व्यू के अंदर आता है। क्वेश्चन आता है विच एरिया इज एन एक्सेल विंडो अलाउ एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला। एक्सेल का को वो कौन सा पार्ट है जहां पर आप क्या करते हो? वैल्यूज वगैरह डालते हो, फॉर्मूलाज वगैरह डालते हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। विच सिंबल मस्ट ऑल दी फॉर्मूला बिगिन विद, कहता है कि कौन से सिंबल के साथ सभी जो फॉर्मूलाज होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो हमने कह दिया कि जितने भी जो फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो वो इक्वल के साइन से ही क्या होंगे? स्टार्ट होंगे। इक्वल के साइन से वो क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। यहाँ तक कि हो, आई होप देखो क्लास थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि सिंपल सी बात हम क्या कर रहे हैं, साथ में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझ रहे हैं। और ये मैं यहाँ पर सिंपल सी ये समझा इसलिए रहा हूँ कि कंफर्म सी बात है, तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नोट्स इस तरीके से बना रखे हैं, थ्योरीज प्लस एमसीक्यूज, डेफिनेटली आप एग्जाम के अंदर तो याद करने वाले हो मेरे को, लेकिन एग्जाम के बाद में जब जॉब लग जाएगी ना, वहाँ पर सिंपल सी बात है, बोर्ड के ऊपर आके एक ही लाइन को 10-10 बार बोलने वाले आपको याद नहीं रहेंगे। वहाँ पर आपको कौन याद रहेगा? ये वाली जो क्लास है वो आपको याद रहेगी। क्यों याद रहेगी? सिंपल सी बात है, यहाँ पर इस क्लास को हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कवर अप कर रहे हैं, जो कि आपके जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जाओगे ना जॉब करने के लिए, वहाँ पर आपकी चीज़ें काम आएगी। अब हम क्या करते हैं, वर्कशीट को समझते हैं। हालांकि मैंने वर्कशीट आपको बताई है कि क्या होती है। देखो मैंने आपको बताया है कि सर जी रो होते हैं, कॉलम होते हैं, रो और कॉलम मिलके बन जाते हैं सेल जो होती है वो बन जाती है। पूरी सेल को अगर आप मिला देते हो तो वो बन जाती है वर्कशीट। से एक एक्सेल फाइल के अंदर डिफ़ॉल्ट जो वर्कशीट होती है वो कितनी होती है? 3 होती है। वर्कशीट जो होती है
वर्कशीट से मिलकर क्या बन जाती है, वर्कशीट को अगर आप मिला देते हो तो पूरी की पूरी एक वर्क बुक बन जाती है ना। वर्क बुक मिला देते हो तो यह आपका वर्क स्पेस बन जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वर्कशीट इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। वर्कशीट के अंदर क्या होते हैं, रोज होते हैं, कॉलम होते हैं। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, सेल बन जाते हैं। सेल्स का यूज हम डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। ईच सेल हैज यूनिकली आइडेंटिफाइड यूजिंग सेल एड्रेस। कॉलम्स आर यूजली लेबल्ड विद दी लेटर्स। कॉलम जो होते हैं वो लेटर्स में लेबल्ड होते हैं, ए बी सी डी, और रोज जो होती है वो नंबर्स के अंदर लेबल्ड होती है 1 2 3 4। वर्क बुक क्या होती है, वर्क बुक जो होती है वो वर्कशीट और चार्ट्स का क्या होती है, कलेक्शन होती है। वर्क बुक क्या होती है, वर्कशीट और चार्ट का कलेक्शन होती है। बाय डिफॉल्ट एक वर्क बुक के अंदर 3 वर्कशीट होती है। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक नई वर्क बुक ओपन कर देता हूँ। नई वर्क बुक को ओपन करने की शॉर्टकट किया है CTRL Ctrl+N। तो CTRL और N मैंने जैसे ही दबाया तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 आई नहीं अभी, क्योंकि ये वो है ना नहीं है, ओरिजिनल वाला नहीं होगा है ना, प्रोडक्ट ये एक्टिवेशन की फेल्ड होती है। वरना तो कितने होते हैं, एक अगर माइक्रोसॉफ्ट के लेते हो तो कितने यहाँ पर होती है, 3 सीट्स यहाँ पर आपके लिए देखने को नीचे आपको मिलती है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है आपको, बाय डिफॉल्ट कितनी सीट्स होती है, 3 सीट्स आपको एक्सेल के अंदर देखने के लिए मिलती है। आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो या फिर और सीट्स क्या कर सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सीट के नाम क्या होते हैं, सीट के नाम होते हैं, अगर आप बाय डिफॉल्ट देखते हो तो सीट 1, सीट 2, सीट 3। आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हो, चेंजेस भी कर सकते हो। जैसे कि सिंपल सी बात है, चेंज करने के लिए आपको करना है, इसके ऊपर आना है F2। F2 क्या होता है, किसी भी नाम या किसी भी को एडिट करने के लिए F2 आपके लिए काम आ जाता है। जैसे ही आप F2 दबाते हो तो आपका वहाँ पर रीनेम का आपको क्या आ जाता है, ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे ही आपका रीनेम का ऑप्शन आता है, आप इसको कुछ भी वर्किंग ये नाम आपको इसको दे सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग नाम दे सकते हो जो भी आपको सुटेबल होता है। वर्क स्पेस क्या होता है, वर्क बुक का जो ग्रुप्स होता है दैट इज कॉल्ड वर्क स्पेस। वर्कशीट सेल के अंदर आप लेबल डाल सकते हो। लेबल बोले तो जैसे कि सिंपल सी बात है 5000 है तो उसको FIVETA जो USAND वैसे लिख सकते हो। वैल्यूज डाल सकते हो 5 यानी कोई फॉर्मूला भी आप वर्कशीट एक्सेल के अंदर डाल सकते हो। तो ये क्या है, लेबल किसे कहते हैं, यही आपको बताया है। एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल की जो वर्कबुक होती है उसका कलेक्शन क्या होता है। वर्कबुक का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, इन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन। वर्कबुक के अंदर किसका कलेक्शन होता है, वर्कबुक के अंदर वर्कशीट का और चार्ट्स का कलेक्शन होता है। वेयर ए रो एंड कॉलम मीट, जहां पर एक रो और एक कॉलम मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कॉल करते हैं, उसको हम एक सेल कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दी वर्क स्पेस, जो वर्क बुक का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वर्क स्पेस कहलाता है। इनमें से कौन सा MS एक्सेल का पार्ट नहीं है, सेल पढ़े अभी हमने, बिल्कुल। रोज देख रहे हैं अभी, नाम सुन रहे हैं आप, कॉलम सुन रहे हो, डॉक्यूमेंट नाम नहीं सुन रहे हो आप, है ना। MS एक्सेल में तो कह सकते हैं कि डी थोड़ा सा ओड है यहाँ पे। इन वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट, वर्कशीट के अंदर आप क्या पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हो, कर सकते हैं। पूरे रोज को सिलेक्ट कर सकते हो, कर सकते हैं। पूरी कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो, कर सकते हैं। आ जाएगा A, B एंड C। देखो सिंपल सी बात है, CTRL किया, पूरा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे आया मैं, शिफ्ट और स्पेस बार दबाया तो ये इधर वाला सेलेक्ट हुआ। अब ये इधर वाला सेलेक्ट हुआ तो क्या सेलेक्ट हुआ, रो या कॉलम, ये हुआ रो, है ना। ये हुआ शिफ्ट और स्पेस बार से। और मैंने जैसे ही मैंने यहाँ पर आ रहा हूँ और CTRL और स्पेस बार दबाया तो ये इधर वर्टिकली सेलेक्ट हुआ है पूरा। तो ये क्या सेलेक्ट हुआ है, पूरे के पूरे कॉलम, ये पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो चुका है। ए कॉलम पूरा का पूरा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है ना। इन मैक्सिमम हाउ मेनी सीट्स यू कैन सेट ए डिफॉल्ट वाइल क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक। एक नई वर्कबुक के अंदर कितने डिफॉल्ट, मैंने डिफॉल्ट में एक ही कर रखा था इसलिए वो आ रहा है, ठीक है ना। डिफॉल्ट के अंदर आप कितनी जो सेट कर सकते हो मेनी सीट, जैसे कि डिफॉल्ट वैसे तो अगर कुछ भी नहीं करोगे तो 3 होगी, मैंने 1 कर रखी है। आप मैक्स टू मैक्स कितनी सेट कर सकते हो, 255 वर्कशीट क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। एक वर्कशीट जो होती है इज ए रेंज, वर्कशीट रेंज क्या है, वर्कशीट के अंदर क्या होता है, वर्कशीट क्या होती है, वर्कशीट होती है सेल्स का ग्रुप। हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसशीट के अंदर जो डेटा होता है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, लाइन्स एंड स्पेसेज में, लेयर्स एंड प्लेन्स में, रो एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम्स के अंदर होता है। एक्सेल फाइल
ईच एक्सेल फाइल इज कॉल्ड वर्कबुक। हर एक एक्सेल फाइल को आप वर्कबुक कहते हो। क्यों? क्योंकि वर्कबुक के अंदर क्या होता है, वर्कशीट्स भी होती है और चार्ट्स भी होते हैं। यू कैन एंटर विच टाइप ऑफ डेटा इन ए वर्कशीट सेल। वर्कशीट सेल के अंदर आप लेबल्स भी डाल सकते हो, वैल्यूज भी डाल सकते हो एंड फॉर्मूलाज भी डाल सकते हो। तीनों के तीनों आप एंटर कर सकते हो। अब आता है एक्सेल फंक्शंस। एक्सेल क्या करता है, आपको काफी सारे फंक्शंस करने की क्या करता है, छूट देता है। ए फंक्शन इन एक्सेल इज ए प्रीसेट फॉर्मूला। अब देखो सर जी, फॉर्मूला और फंक्शन के अंदर, फॉर्मूला और फंक्शन के अंदर एक बहुत ही थिन सा, एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है जो कि आपको समझना जरूरी है। बात करते हैं फंक्शन की और बात करते हैं फॉर्मूला की। फंक्शंस क्या होते हैं, प्रीसेट फॉर्मूला होते हैं और फॉर्मूला क्या करते हो आप पहले से, फॉर्मूला क्या करते हो आप बनाते हो। जबकि जो प्रीसेट फॉर्मूलाज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्सेल फंक्शंस, जो कि आपको मैथमेटिकल, स्टैटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन बोले तो जो इफ वाले, और वाले, एंड वाले, वो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं। मैथमेटिकल, स्टैटिकल ये फंक्शन करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। यू आर द once you are familiar with the functions you want to use, all of you have to is enter an equal sign in cell followed by the name of the function and cell range it to apply it। सिंपल सी बात है, जब आप एक बार कोई फंक्शन सीख लेते हो तो आप उसको अप्लाई करना है तो आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। कुछ फंक्शंस हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं। आप सिंपल ऑटो सम हुआ, इफ फंक्शन हुआ, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, चूज, डेट, डेज, फाइंड, इंडेक्स, टाइम, ये सारे फंक्शंस होते हैं। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फंक्शन। देखो फंक्शंस का एग्जाम्पल क्या है। अब देखो ये जो है वो फंक्शन नहीं है, बिल्कुल भी कोई एड वाले से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब ये बराबर a1 प्लस a2 ये फॉर्मूला है। सर ये फॉर्मूला फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, फॉर्मूला प्रीसेट नहीं होता है, जबकि ये बराबर सम a1 और a2, ये क्योंकि ये प्रीसेट है, ये प्रीसेट है, इसलिए ये क्या हुआ है, फंक्शन है। जैसे एक सिंपल सी बात मैं इसको करके दिखाता हूं, ठीक है ना आपको। जैसे कि मैं यहां पर इंसर्ट फॉर्मूलाज, हाँ देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 5 या फिर मेरे को किसकी करनी है, बराबर सम मेरे को 10 और इसकी बी और सी की टोटल करनी है, तो ये कितना है 15। अब देखो ये क्या क्या किया मैंने, बराबर सम B1 रन और C1, तो ये वाला मैंने यहाँ पर लिखा, ये पहले से ही सेट था, ये ऑटो सम वाला ये पहले से ही यहाँ पर क्या था, सेट था, तो ये बराबर सम है ना। तो जो पहले से सेट फॉर्मूलाज होते हैं वो तो क्या होते हैं, जो पहले से सेट फॉर्मूलाज होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अब मेरे को अगर इसी टोटल करनी है 10 प्लस 5 की, तो मैं इक्वल B1 प्लस C1 भी कर सकता हूं ना। तो ये मैंने खुद ने बनाया, यहाँ पर पहले से कोई सेट नहीं था, तो ये क्या होगा, इसमें भी 15 आंसर आ रहा है। ये क्या है, फॉर्मूला है, ये डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर तो लोग कहते हैं सर ये भी तो फॉर्मूला फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। फंक्शंस क्या होते हैं, प्रीसेट होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, आपके प्रीसेट फॉर्मूलाज होते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मूला। अब यही क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर फॉर्मूला का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बराबर a1 प्लस a2। यहाँ पर क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लग रखा इसलिए मान्य नहीं है। यहाँ पर बराबर एड, ये कोई कुछ भी नहीं होता है ना ये कुछ भी नहीं होता है। तो सम ये क्या है, सम a1 a2 ये क्या है आपके लिए, फंक्शन है। इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन इन स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज, अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको फॉर्मूला यूज करने पड़ेंगे। प्रीसेट फॉर्मूला यूज करते हो तो फंक्शन हो जाएंगे, खुद बनाते हो तो फॉर्मूला रह जाएगा। कॉन्केटेशन ऑफ टेक्स्ट। अब ये कॉन्केटेशन क्या होता है, संयोजन। कॉन्केटेशन क्या होता है, संयोजन करना। संयोजन बोले तो जोड़ना, संयोजन बोले तो जोड़ना। एक साइन अगर ये आ गया तो अधिकतर स्टूडेंट प्लस वाले साइन को क्या करके आ जाएंगे, सही करके आ जाएंगे। जबकि अगर आपको कॉन्केटेशन करना है तो आपको ये जो एंड वाला जो साइन होता है इसको क्या बोलते हैं, एम्फेरसेंड, है ना, उस साइन का आपको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। सर जी कैसे, सर जी प्रैक्टिकल करके बताओ ना, समझ में हमको तो तभी आएगा। मैंने कहा ठीक है जी, आप जैसा कहो हम तो वैसा कर देंगे। अब जैसे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बराबर ये एंड वाला सिंबल
यहाँ पर इसको देखो, इस क्या हुआ यह, यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हो, यहाँ पर अगर आप इसको देख रहे हो तो ये मैंने ये दो लाइनें थी, मेसर्स द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और आरडीसीसी, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ही क्या कर दिया, यहाँ पर मिला दिया है, कॉन्केटेशन कर दिया है, संयोजन कर दिया है। कैसे किया था, अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहो, अगर आप इसका फॉर्मूला देखना चाहो तो ये फॉर्मूला है, बीच में मैंने किसका सिंबल यूज किया है, एंड वाला सिंबल मैंने क्या किया है, यहाँ पर यूज किया है, जिसको क्या बोलते हैं, एम फिर सेंड, है ना, उसको हमने यूज किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट डज काउंट, COUNT, काउंट, और बाद में क्या लगाया गया है, ए, ये जो फंक्शंस होता है इसका क्या यूज होता है। अब देखो सिंपल सी बात, इस फंक्शन का हम यूज देख लेते हैं, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। काउंटर का यूज क्या होता है, जैसे सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ छोड़ देता हूँ, कुछ स्पेस छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर टोटल के ऊपर जाता हूँ तो टोटल मैं देख रहा हूँ कि 149 सेल्स है, टोटल कितने हैं 150, ठीक है ना, 140 भी नहीं है, 150 सेल्स है, ठीक है। हाँ, ये क्या किया सर जी, किया है सर जी, कुछ किया है, बताएंगे आपको भी, ठीक है ना। टोटल मिलाकर कितने सेल्स है आपके लिए, 150 सेल्स है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बराबर COUNTA, ये बीच में आई थिंक ये जो पेन वगैरह की वजह से नहीं होगा, है ना। हालांकि चलो यहीं पे करके बताते हैं, बराबर COUNTA, अपने को समझ में, ये देखो ये बता दिया, कितना आ गया 2, तो ये बताता है कि उस रेंज के अंदर, ये क्या बताता है कि उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल फिलअप है। तो अगर मैंने यहाँ पर देखा तो ये 2 नंबर ऑफ सेल क्या है, फिलअप थे। तो यहाँ पर क्या बताता है, काउंट क्या बताता है, काउंट सेल्स हैविंग अल्फाबेट्स, कितने सेल्स के अंदर अल्फाबेट्स है, नहीं। काउंट एम्प्टी सेल्स नहीं, नॉन एम्प्टी सेल्स के बारे में यहाँ बताता है। व्हाट डज दी VLOOKUP फंक्शन, अब देखो ये जो VLOOKUP फंक्शन है ना, मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, मतलब कि जब आप गवर्नमेंट जॉब करने जाते हो तो एक तो VLOOKUP फंक्शंस हुआ और एक पाइवोट फंक्शन हुआ, ये दो तो आपको आने ही आने चाहिए, है ना। मतलब कि इट्स मेक योर जॉब ईजियर टू ईजियर, मतलब आपकी जहाँ पर बाकी वाले जो लोग हैं वो काम को आधे घंटे में करेंगे, आप उस काम को 5 से 10 मिनट के अंदर ही कर दोगे। सिंपल सी बात है, 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप कर दोगे। सर जी देखो VLOOKUP कैसे काम करता है, जैसे मैं बताता हूँ इसको, ठीक है ना, इसको भी प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं। एक तो ये बीच में पेन के साइन से आधी से ज़्यादा चीज़ें काम नहीं करती है, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, क्या हुआ कि आपके जो कस्टमर हैं, आपके जो कस्टमर हैं, कहीं पर उसका नाम अभ्युदय आ रहा है ना, कहीं पर मतलब कभी अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक आ रहा है ना, मतलब तो नाम के अंदर थोड़ा थोड़ा सा क्या आ रहा है, कहीं कहीं पर कंपनी लुपिन लिमिटेड आ रहा है, कहीं पर लुपिन आ रहा है, कंपनी लुपिन रिसर्च लिमिटेड आ रहा है। तो मतलब एक कस्टमर के अलग अलग नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इन कस्टमरों के नामों को मैंने क्या किया, इधर ले लिया, एक नई वर्कशीट के ऊपर मैंने इन कस्टमरों के नामों को ले लिया। अब मैं यहाँ पर इनके लिए एक पर्टिकुलर, जैसे कि सिंपल सी बात है, सभी लुपिन के लिए एक मैंने नाम लिख रखा है लुपिन, है ना, ये सभी लुपिन के लिए मैंने नाम लिखा है लुपिन लिमिटेड, ठीक है ना। सभी अभ्युदय कोऑपरेटिव के लिए मैंने नाम लिख रखा है अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है ना। तो मैं वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आना चाहता हूँ। तो सर जी आप डायरेक्ट भी कॉपी पेस्ट कर दो, लो सर जी मैं इस डेटा को क्या करता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, मतलब उस डेटा को जो पहले मेरी जो सिचुएशन थी, जो मेरी पहले की जो सिचुएशन थी उससे थोड़ा मैंने अलग कर दिया, ठीक है ना। ये लो, ये Z to A, ये लो,
मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने इसको सॉर्ट कर दिया Z2A के रूप में। अब मैं लाना चाहता हूँ, तो अब क्या करूँ, लुपिन का क्या नाम लिखा हुआ है, इस वर्किंग शीट में जाऊँ कि लुपिन का क्या नाम लिखा हुआ है, और फिर मैं यहाँ से देखूँ कि लुपिन का लुपिन लिमिटेड लिखा हुआ है, एक एक करके देखूंगा। ये तो चलो ठीक है आपके लिए, क्योंकि समझाने के लिए 141 का डेटा ले रखा है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब आप जाओगे ना, तो यही डेटा आपको लाखों में मिल जाएगा, हज़ारों में मिल जाएगा, करोड़ों में मिल जाएगा। तो अब क्या होता है, एक वी लुकअप फंक्शन होता है कि वी लुकअप के अंदर क्या होता है, ये मैंने बराबर वी लुकअप किया, इधर आया, इधर किया, फॉर्मूला ठीक है ना, बाद में सीख लेना आप, है ना, कहोगे तो अलग से क्लासें भी लगा देंगे आपके इसके लिए। यहाँ पर इसको किया तो मेरे को यह लुपिन लिमिटेड के आगे सिर्फ क्या वर्ड आया, लुपिन लिमिटेड आएगा। और मैं यहाँ पर इसको अगर पूरा पेस्ट कर देता हूँ तो मेरे को एक पर्टिकुलर नाम मिल जाएगा। जैसे कि रायगढ़ के लिए मैंने क्या नाम देखा है, RDC, तो जहाँ पर भी रायगढ़ ये लिखा हुआ सब में क्या क्या जाएगा, RDDC आ जाएगा, ठीक है ना। लुपिन के देखो कहीं पर लुपिन रिसर्च पार्क लिखा है तो भी लुपिन लिखा हुआ गया, लुपिन लिमिटेड लिखा हुआ तो भी लुपिन आ गया, है ना। आई होप समझ में आया होगा ये, है ना। तो यह क्या करता है, जो रिलेटेड जो डेटा होता है ना उसको फाइंड आउट कर लेता है। तो यहाँ पर कहता है वी लुकअप का जो फंक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है वो तो हम बाद में सिखा देंगे, लेकिन काम क्या करता है, रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसको फाइंड आउट करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू एंटर द डेटा इन सेल, इनमें से कौन सा मेथड किसी भी डेटा को, देखो एरो की सीखा हमने, एरो की से कर सकते हैं, टैब की दबा सकते हैं, फॉर्मूला बार के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, एस्केप की तो क्या करता है, किसी भी चीज़ के ऊपर आते हैं ना उसको एस्केप, उससे बाहर निकलता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, एस्केप तो क्या करता है, उससे बाहर बाहर निकलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये खूब सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसको भी हटाना, तो एस्केप दबा दिया, मतलब सब चीज़ों से मैं क्या आ जाता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। दैट ये क्या काम करता है, एस्केप की ये काम करती है। तो ये डेटा को रिकॉर्ड करने का काम नहीं करती है। विच फंक्शंस विल यू यूज टू एंटर करंट टाइम इन ए वर्कशीट सेल, एक वर्कशीट सेल के अंदर अगर आपको करंट टाइम लेकर आना है तो आप कौन से सेल का यूज करोगे, तो बराबर नाउ, और यह दो आपके लिए तो एक कोष्टक आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं करके देखता हूँ, बराबर नाउ आएगा क्या, कहाँ गलती रह गई, नाउ की स्पेलिंग ही गलत कर दी हमने, ठीक है ना, बराबर नाउ आ गया। अभी ये डेट हुई है 21:55 का टाइम हुआ है आपके लिए, तो ये सब चीज़ें आपको बता देगी, ठीक है ना। तो बराबर नाउ और दो कोष्टक कर देने हैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सी फॉर्मूला से इन्फॉर्मेशन कट नहीं होगी, CTRL-C, ये तो पता ही होना चाहिए। CTRL-C कॉपी करने के लिए होता है, CTRL-V पेस्ट करने के लिए होता है, CTRL-X कट करने के लिए होता है। कॉपी और कट में क्या डिफरेंस है, कट करने के बाद में अगर आप पेस्ट करते हो, सिंपल सी बात, इसके बाद में भी आप पेस्ट करोगे, इसके बाद में भी आप पेस्ट करोगे। कॉपी के लिए CTRL+C यूज हो जाता है, CTRL+X यूज हो जाता है, CTRL+V यूज हो जाता है। तो जब आप कट करते हो ना तो जो ओरिजिनल डेटा होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, जबकि आप कॉपी करते हो ना ओरिजिनल डेटा जो होता है ना वो अपनी जगह के ऊपर रहता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, ये जो केम हॉस्पिटल मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है, अगर मैं इसको कट करता हूँ, CTRL-X दबाता हूँ और यहाँ पर आकर CTRL-V दबा के पेस्ट करता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल जगह से हट गया। वहीं पर अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल जगह के ऊपर भी रहेगा। तो यह डिफरेंस आपके लिए कट कॉपी के अंदर होता है। तो जिनको भी, हालांकि बहुत बेसिक बात थी, जिनको भी नहीं पता आई होप उनको समझ में आया होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अब फॉर्मूला तो खुद को बनाना पड़ेगा, CTRL शिफ्ट और यह जो निशान है, ये जो निशान है इसका आप यूज करते हो आप फॉर्मूला करने के लिए, करंट टाइम को किसी भी वर्कशीट के अंदर एंटर करने के लिए। तो देखो मैं आपके लिए सामने CTRL दबाया, आपके सामने शिफ्ट दबाया और वो निशान दबाया, तो ये 21:57 ये आपका करंट टाइम आपके लिए आ चुका है, ठीक है ना। इन दी फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई दी फिक्स्ड कॉलम्स और रोज। अब इनमें से कौन सा जो फॉर्मूला है वो फिक्स्ड कॉलम और रोज को क्या करता है, स्पेसिफाइज करता है, तो वो है सर जी डॉलर का साइन। ये तो सर जी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट हो गया था, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे, है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कैसे ये इंपॉर्टेंट हो गया था, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे क्या हुआ,
यहाँ पे 10 लिखे हुए थे, यहाँ पर 20 लिखे हुए थे, 50 लिखे हुए थे, 40 लिखे हुए थे और 80 लिखे हुए थे, ठीक है ना। यहाँ पर ये वैल्यूज़ लिखी हुई थी, दिख रहा होगा, या और जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये वैल्यूज़ लिखी हुई थी, ठीक है। हाँ ठीक है मेरे भाई। अब क्या हुआ, मेरे को इनको क्या करना था, वेट देना था। तो मेरे को इनको वेट देना था, तो मैंने पहले इसकी टोटल कर ली, तो टोटल आ रही थी 200। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको वेट दे रहा हूँ, ठीक है। तो बराबर 200, 200 डिवाइडेड बाई 200 है किसके बराबर, 100 के बराबर, मल्टीप्लाई बाई 10 के बराबर क्या होगा, तो ये आ रहा था 20, ठीक है। और उसी तरह से मैं इसको आगे लेकर गया, ठीक है, उसी तरह से मैं इसको आगे लेकर गया। तो यहाँ पर मैं जब देख रहा हूँ तो क्या हो रहा है, जो फॉर्मूला है वो देखो, कहीं पर ये 8a आ रहा है, A7 आ रहा है, तो ये फॉर्मूला क्या हो रहा है, कहीं बार क्या हो रहा है, गलत हो रहा था। तो अब मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया कि यार सर जी इसका जो वेट आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, जो वेट आ रहा है वो तो सही नहीं आ रहा है, तो ये वेट सही क्यों नहीं आ रहा। तो कहा कि किसी भी रो और कॉलम को अगर आपको स्पेसिफाई करना है ना, तो आपका जो साइन है उसके जो भी आपका जो सेल है उसके आगे आप डॉलर का निशान आप लगा दो। तो जैसे ही मैंने इसका डॉलर का निशान इसके आगे लगाया, इसके आगे भी डॉलर का निशान, अभी नहीं होगा, लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं, वरना तो पता नहीं ऐसे टाइम के अंदर होता नहीं रहेगा। वरना क्लास आपकी और आगे चली जाएगी। A7 नहीं सर जी, अभी नहीं होगा ये, है ना, क्यों, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है, अपने को तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि क्या हो जाएगा, आपको अगर सिंबल को स्पेसिफाई करना है तो डॉलर का निशान लगाते हैं और होता है ना, लेकिन ये अभी कुछ पेन्स वगैरह यूज किए हैं तो उसकी वजह से मे बी नहीं हो रहा होगा, है ना। वरना स्पेसिफाई करने के लिए तो हमने डॉलर का साइन लगा दिया है। यहाँ पे भी A7 होना चाहिए, यहाँ पे भी A7 होना चाहिए, यहाँ पे भी A7 होना चाहिए। चलो इसको करवाएंगे सर जी, लेकिन अभी तो नहीं हो पाएगा। होता है जब लाइव क्लास जब लेते हैं ना तो ऐसी चीज़ें होती है, कोई नहीं, लेकिन जब करते हैं तो आ जाता है वो, ठीक है। इसके बाद में अगर हम पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग द रिबन्स, कि सर जी रिबन्स किसे कहते हैं। द रिबन प्रोवाइड शॉर्टकट्स टू कमांड इन एक्सेल। रिबन एक्सेल में कमांड को शॉर्टकट्स क्या करता है, प्रदान करता है। ए कमांड इज एन एक्शन दैट द यूजर परफॉर्म। एक कमांड क्या है, जो कि एक उपयोगकर्ता करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ द कमांड इज क्रिएटिंग, जैसे कि न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करता है, प्रिंट करता है, डॉक्यूमेंट्स करता है, तो यह रिबन बोलो, तो ये जो फाइल वाला है ना ये रिबन है। इसके अलावा ये रिबन टैब्स है, होम, इंसर्ट, जहाँ पर क्या होती है बहुत सारी चीज़ें एक यूजर्स को मिल जाती है। और यह क्या है, रिबन बार है, जो कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट जो वर्ड लेटर होता है वो कौन सा होता है, कैलिबरी। डिफ़ॉल्ट उसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 11 होती है। डिफ़ॉल्ट कलर यहाँ पर कौन सा होता है, रेड होता है। रिबन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये रिबन स्टार्ट बटन, रिबन का स्टार्ट बटन आता है, और रिबन टैब्स आ जाते हैं, रिबन टैब्स आते जाते हैं जहाँ पर हम बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, और एक रिबन बार आ जाती है जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है ना जी। इसके अलावा अगर आपको चार्ट डालने हैं एक्सेल के अंदर, चार्ट डालने हैं एक्सेल के अंदर, तो एक्सेल के अंदर टोटल मिलाकर 8 चार्ट आपके सामने होते हैं। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट या डॉगहट चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट या बबल चार्ट।
स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट और कॉम्बो चार्ट। ये 8 तरह के जो चार्ट होते हैं वो आपको एक्सेल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सर जी कहाँ से देखने को मिलेंगे ये आप बता सकते हो क्या? बिल्कुल सर जी, देखो जितनी कोशिश है बताने की उतनी तो बताएंगे। ये जब आप इंसर्ट के अंदर जाते हो, इंसर्ट के अंदर जाते हो और ये चार्ट्स के अंदर जाते हो तो देखो 3 3 6 2 8 8 चार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। ये इंसर्ट कॉलम चार्ट हो जाएगा, कॉलम चार्ट के बाद में ये लाइन चार्ट हो जाएगा, लाइन चार्ट के बाद में पाई चार्ट या डोगनट चार्ट हो जाएगा। इसके अलावा यह बार चार्ट हो जाएगा, ये एरिया चार्ट हो जाएगा, स्केटर चार्ट हो जाएगा या बबल चार्ट हो जाएगा। ये सरफेस राडार या इंसर्ट स्टॉक चार्ट हो जाएगा और ये लास्ट इंसर्ट कॉम्बो चार्ट, कॉम्बो चार्ट आपके लिए हो जाएगा। तो ये चार्ट्स आपके यूज़ होते हैं। एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर पूछता है एग्जामिनर, कौन सा क्वेश्चन पूछता है कि जो चार्ट होते हैं वो कहाँ कौन से मेन्यू के अंदर आते हैं? इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये चार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आपको ये चार्ट देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। देखो कोशिश तो रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी चीज़ें हो जाए वो आपको कवर अप करवा दूँ। एक और चीज़ रहती है आपके लिए, एक और चीज़ रहती है आपके लिए पाइवोट टेबल, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि सिंपल सी बात है बहुत, फॉर एग्जांपल आपसे यहाँ पर आपसे पूछा गया कि लुपिन कितनी बार आया है, तो आप ऐसे गिनोगे क्या ये कितनी बार लुपिन आया है? या फिर लुपिन के सामने कोई अमाउंट रहती है तो उसकी टोटल क्या है वो आप गिनते बैठोगे क्या, कितनी टोटल आपके लिए रह रही है, ठीक है ना। नहीं गिनते बैठोगे तो उस केस में आप क्या करते हो, पाइवोट चार्ट का यूज करते हो, पाइवोट टेबल का यूज करते हो। तो इंसर्ट में जाना है और पाइवोट टेबल आपको करनी है। तो मैं यहाँ पर पहले इसको सिलेक्ट किया, फिर उसकी मैं क्या किया, पाइवोट टेबल मैंने आपको यहाँ पर लेकर आया कि भाई मेरे को इसकी पाइवोट टेबल बनानी है। तो जब आप पाइवोट टेबल बनाते हो तो कुछ इस तरह का आपको सरफेस देखने को मिल जाता है। तो मैं क्या किया, ग्रुप्स गए कि मेरे देखो ये इतने नंबर ऑफ वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं और ये जो है वो कितनी बार, तो वैल्यूज़ में जाऊँगा तो कितनी बार टोटल मिलाकर 142 बार आए हुए हैं। सबसे ज़्यादा बार RDDC आया हुआ है, फिर लुपिन आया हुआ है 9 बार, फिर 2 ये आकार फाउंड्री 1 बार लिखा हुआ है, अम्बे वैली 2 बार लिखा हुआ है। तो इस तरह से क्या करता है आपका पाइवोट टेबल, क्या करता है समराइज्ड करता है चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये चार्ट के साथ क्योंकि पाइवोट टेबल भी दिखा था तो मैंने सोचा कि एक बार आपको वो भी बता दिया जाए, वरना तो आप कहोगे सर जी वो स्पेसिफिक वाला हुआ नहीं तो आपसे कुछ हो नहीं रहा, ठीक है ना। नहीं हुआ अभी होता है वो, है ना, नहीं हुआ अभी, ठीक है ना। लेकिन हम अपनी क्लास को उसकी वजह से रोक तो सकते नहीं हैं। विच टाइप्स ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस, एक एक्सेल के अंदर किस तरह के जो चार्ट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं? लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट ओनली, लाइन ग्राफ्स ओनली, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट ओनली नहीं, इसके अलावा भी 5 चार्ट और प्रोड्यूस हो जाते हैं। यू वॉन्ट टू ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ द स्टॉक मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट का अगर आपको प्रोग्रेस रखना है तो आपको कौन से चार्ट का यूज़ करना चाहिए? अगर आपको स्टॉक मार्केट का यूज़ करना है तो आपको सी बोले तो ये लाइन चार्ट का आपको क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर चार्ट की बात चली है, चली चार्ट की बात चली ही है, तो चार्ट की जब आपकी बात चली है तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। जैसे सिंपल सी बात, हमने यही डेटा जो क्रिएट किया था, ठीक है ना, कुछ मनी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ अमाउंट ले ली। अब मेरे को अगर इनका चार्ट बनाना है तो इंसर्ट कॉलम के अंदर तो आता ही है, साथ में क्या हो सकता है, आप इस वैल्यूज़ को क्या करो, सेलेक्ट करो और उसके बाद में क्या कर दो, आप F11 दबा दो। तो मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई क्या पता है, यहाँ पर सिंप्लीफाई मैंने क्या किया, इन चीज़ों को चुना और चीज़ों को चुनने के बाद में F11 दबा दिया। कौन सा दबाया, F11। तो जैसे ही मैंने आपको F11 दबाया तो इसका क्या बन चुका था, उन वैल्यूज़ का यह चार्ट बन गया। तो अगर सिंपल सी बात आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर कि चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कीज क्या है, तो चार्ट बनाने की शॉर्टकट कीज है F11, ठीक है। करके देखना है ना ये चार्ट कैसे बना। सिंपली मैंने F11 को क्या किया, प्रेस किया और मेरा चार्ट तैयार हो गया। यहाँ पे आया, मैं यहाँ पर किया और F11 प्रेस किया मैंने और क्या हुआ, मेरा चार्ट प्रिपेयर हो गया। तो यहाँ पर चार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि जो चार्ट आता है वो कौन से मेन्यू में आता है, इंसर्ट मेन्यू में आता है। कितने चार्ट्स होते हैं, 8 चार्ट होते हैं। 8 चार्ट के नाम क्या है, ये नाम है। इसके अलावा अगर चार्ट को बनानी है तो उसकी शॉर्टकट कीज क्या है, F11 है, उस चार्ट को बनाने की शॉर्टकट कीज। अब देखिएगा
अलग अलग जो मेन्यूज़ आपको दे रखे हैं, ये अलग अलग जो मेन्यूज़ आपको दे रखे होते हैं, है ना, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, इनके बारे में हम बिल्कुल एकदम शॉर्ट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना, कि कौन सी फलानी चीज़ कौन से मेन्यू के तहत आती है। तो सबसे पहले होम मेन्यू। होम मेन्यू में आपको कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर। अब ये फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? फॉर्मेट प्रिंटर होता है किसी भी फॉर्मेट को अगर आपको कहीं और पे कंटिन्यू करना है तो आप क्या करते हो, फॉर्मेट प्रिंटर का आप यूज़ करते हो। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे आया, ठीक है, अब ये जो था इसको मैंने रेड किया, इसको मैंने थोड़ा सा इसका जो साइज़ था वो भी क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो है ना, ये जो है वो मैं ये 16,052 है, वो वहाँ पर भी ऐसा कैसा ही करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट प्रिंटर करता हूँ और यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो फॉर्मेट था वो मेरा यहाँ पर क्या हो चुका है, कंटिन्यू हो चुका है। ये क्या करता है, फॉर्मेट प्रिंटर यह काम आपके लिए करता है। कहाँ पर मिलता है, होम मेन्यू के अंदर आपको मिल जाता है। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सा रहता है, कैलिबरी रहता है। 11 इसकी क्या होती है, साइज़ होती है। 11 इसकी क्या होती है, साइज़ होती है। इसके अलावा आपको बोल्ड करने का, इटैलिक करने का, अंडरलाइन करने का आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा ये जो होता है, ये मतलब साइज़ को इंक्रीज़ करने का, ये साइज़ को डिक्रीज़ करने का मिल जाता है। ये क्या होते हैं, ये आपके अलाइनमेंट होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, अलाइनमेंट होते हैं। जब मैं आपको अलाइनमेंट की बात करता हूँ, देखिएगा, अगर मैं किसी भी नंबर के ऊपर आ रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा ये कौन सा है, राइट अलाइनमेंट है, ठीक है ना, राइट अलाइनमेंट है। और अगर मैं किसी भी वर्ड को किसी भी ये वर्ड्स वगैरह लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा कहाँ से चालू होता है, लेफ्ट से चालू होता है। किसी भी वर्ड्स वगैरह को लिखता हूँ ना, अल्फ़ा को, है ना। इसके अलावा वार्प टेक्स्ट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। सर जी, वार्प टेक्स्ट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखो यहीं पर सीखने को मिल जाएगी आपको। वार्प टेक्स्ट क्या होता है, एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट है, एक सेल के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट है। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े टेक्स्ट है, ठीक है ना। अब क्योंकि मेरे को ये जो है वो इसको बिल्कुल एकदम इतने से टेक्स्ट के अंदर लेकर आना है। अब क्योंकि इतने से सेल के अंदर लेकर आना है, लेकिन इतने से सेल के अंदर जब मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये चीज़ें क्या हो रही है, मतलब दिख नहीं रही है पूरी। तो मैं क्या करता हूँ, इनको सेलेक्ट करता हूँ, वार्प टेक्स्ट करता हूँ। तो ये क्या करता है, एक ही सेल के अंदर जो बड़ी सी लाइन है उसको अलग अलग रोज़ के अंदर क्या कर देता है, अलग अलग रोज़ के अंदर मल्टीपल जो लाइंस होती है उसके अंदर क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है, जिससे कि आपका जो पूरा जो डेटा होता है वो इतनी सी सेल के अंदर आ जाएगा। जैसे कि इसको कर दिया तो इतनी सी लाइन के अंदर ये मतलब अलग अलग रोज़ के अंदर नीचे जाके ये क्या कर दिया, इसने अपने डेटा को कंपाइल कर दिया। ये काम करता है आपका वार्प टेक्स्ट का। मर्जर एंड सेंटर क्या काम करता है, मर्जर एंड सेंटर क्या करता है, ये दो सेल है, इन दोनों सेलों को सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, अलग से बताते हैं आपको। जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपने कोई डेटा लिखा, यहाँ पर भी आपने कोई डेटा लिखा, यहाँ पर भी आपने कोई डेटा लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इनके ऊपर, इन तीनों डेटा के ऊपर एक BSNL लिखना चाहता हूँ। तो मैं इन तीनों सेलों को मिला दिया, और फिर यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, BSNL लिख दिया। तो ये काम करता है कौन, मर्ज एंड सेंटर, ये काम आपका करता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ जाते हैं, फॉर्मेट एज टेबल के ऑप्शन आ जाते हैं, या आपको सेल स्टाइल्स के ऑप्शन आते हैं, इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट के ऑप्शन आते हैं, ऑटो सम का भी ऑप्शन आपको होम मेन्यू पे मिल जाता है। इसके अलावा सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है, फाइंड एंड सेलेक्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कहाँ पर, होम मेन्यू के अंदर। इंसर्ट मेन्यू की अगर बात करते हैं तो पाइवोट टेबल मिल जाती है, पाइवोट टेबल बता दिया कि कैसे काम करती है, टेबल मिल जाती है। पिक्चर्स को कहाँ से इंसर्ट होती है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर से, है ना। इसके अलावा शेप्स, स्मार्ट कार्ड, स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए भी आप इंसर्ट मेन्यू का यूज़ करते हो। इसके अलावा चार्ट्स कहाँ पर आते हैं, इंसर्ट मेन्यू में आते हैं। कितने चार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 चार्ट होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है हाइपरलिंक के लिए कौन सा मेन्यू चुनना जाता है, इंसर्ट, है ना। इसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स के लिए इंसर्ट, हेडर और फुटर के लिए, हेडर और फुटर क्या होते हैं, अपना जो नोट्स है, अपने नोट्स को ध्यान से देखो सर जी, अपने नोट्स को ध्यान से देखो। तो यहाँ पर ये जो ऊपर जो ये हर एक अपने नोट्स के अंदर, ये हर एक ऊपर लाइन के अंदर लिखा हुआ नहीं है, अब ये हेडर है, फुटर मैंने कुछ डाल नहीं रखा, तो ये हेडर फुटर के लिए भी कौन सा मेन्यू का यूज़ करते हो आप, इंसर्ट मेन्यू का ही आप यूज़ करते हो। इसके अलावा ये इक्वेशन सिंबल के लिए भी आप किसका यूज़ करते हो, इंसर्ट मेन्यू का ही यूज़ करते हो,
डेटा मेन्यू के लिए आप डेटा मेन्यू में डेटा जो होता है वो आप अलग अलग सोर्सेज से लेके आ सकते हो, तो वो ये वाली चीज़ें हैं, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इसके अलावा अगर आपको डुप्लीकेट, ये देखो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ, रिमूव डुप्लीकेट। डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए आप कौन से टेबल का यूज करते हो, आप यूज करते हो आप डेटा मेन्यू का यूज करते हो। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कुछ, है ना, कि डेटा मेन्यू कैसे काम करता है। यहाँ पर मैंने ये कुछ नंबर ले लिए हैं, ठीक है ना, ये मैंने कुछ नंबर ले लिए हैं, रैंडम नंबर मैंने आपके लिए यहाँ पर यह ले लिए हैं। अब ये नंबर कितने हैं, ये नंबर कितने हैं, टोटल करोगे तो ये नंबर है आपके लिए 142। मैं देखना चाहता हूँ कि यार इसमें कुछ डुप्लीकेट है या नहीं है। डुप्लीकेट है तो मैं उसको हटाना चाहता हूँ। पहली बात तो मैं क्या करना चाहता हूँ, डुप्लीकेट को हटाना चाहता हूँ, तो रिमूव डुप्लीकेट का आ जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको रिमूव डुप्लीकेट करूँगा तो कहेगा कि 60 डुप्लीकेट है, और जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो वो 60 डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे और 82 जो यूनिक है वो क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। तो ये इस तरह से अब क्या होंगे, 60 से कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ 82 ही यहाँ पर रहे हैं। CTRL-Z करके मैं अपनी पुरानी स्थिति के अंदर आ जाता हूँ। इसके अलावा जब आप, सिंपल सी बात, होम के अंदर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, अलग अलग फॉर्मेट बताता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, आपको हाईलाइट सेल, अगर मैं देखना चाहता हूँ कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज है, क्या कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, हाईलाइटेड सेल रूल्स में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो जितनी भी जो डुप्लीकेट वैल्यू होगी ना, वो एक क्या हो जाएगी, एक पिंक कलर के अंदर आपके यहाँ पर आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज क्या है, आपके लिए डुप्लीकेट है। आई होप ये भी चीज़ समझ में आई होगी कि ये भी किस तरह से काम करती है। इसके अलावा कंसोलिडेट करने के लिए, ग्रुप अनग्रुप और सब टोटल करने के लिए भी आप डेटा का यूज करते हो, ठीक है ना। इसके अलावा रिव्यू मेन्यू के अंदर आप स्पेलिंग को रिव्यू कर सकते हो। रिसर्च, थीसर्च, ये मेन्यू कहाँ पर मिलते हैं, रिव्यू के अंदर। ट्रांसलेट कर सकते हो। न्यू कमेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, नया कमेंट करने के लिए कौन से मेन्यू का यूज किया जाता है, रिव्यू मेन्यू का यूज किया जाता है। सीट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से मेन्यू का यूज किया जाता है, रिव्यू मेन्यू का यूज किया जाता है। व्यू मेन्यू के अंदर आप कभी भी किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, जैसे मतलब आप इसको नॉर्मल व्यू में दे सकते हो, पेज ब्रेकअप में दे सकते हो, पेज लेआउट में दे सकते हो, कस्टम व्यूज़, इस तरह से आप अपने व्यूज़ को कर सकते हो। जनरली नॉर्मली में कौन सा होता है, नॉर्मल व्यू होता है। जैसे सिंपल सी बात है, यह नॉर्मल व्यू है, यह नॉर्मल व्यू है। अगर मैं यहाँ पर इसको यह नॉर्मल व्यू है, अगर मैं इसको पेज लेआउट में कर देता हूँ तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मैं इसको आप पेज ब्रेकअप में कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, जो बताएगा किस तरह से ये पूरा का टोटल प्रिंट होगा। ये पेज 1 प्रिंट होगा, ये पेज 2 प्रिंट होगा, इस तरह से ये प्रिंट होगा। ये कहाँ पे आता है, आपके लिए व्यू मेन्यू में आता है, और आजकल तो नीचे भी लिखा होता है। रूलर, ग्रिड लाइन्स, फॉर्मूला बार, हेडिंग्स, ये सारा व्यू मेन्यू में आता है। जूम के लिए भी कौन सा मेन्यू यूज कर सकते हो, व्यू मेन्यू आप यूज कर सकते हो। पेन को फ्रीज करने के लिए, फ्रीज बोले तो आप किसी भी सेल को वहाँ पर क्या कर देते हो, रोक देते हो। जैसे एक सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, नॉर्मल पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं इसे बार बार नीचे जा रहा हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ यार ये वैल्यू किसकी है। मैं ये बार बार कहता हूँ यार ये वैल्यू किसकी है, मेरे को ये पता नहीं चल रही कि ये वैल्यू है किसकी। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ऊपर वाली जो है उसको क्या करना चाहता हूँ, मैं फ्रीज कर देना चाहता हूँ। तो कहाँ पे है, व्यू मेन्यू में फ्रीज पेन्स। अब फ्रीज पेन्स के अंदर फ्रीज टॉप रो, है ना, सबसे ऊपर वाली जो रो है वो क्या कर दी, मैंने फ्रीज कर दी। अब मैं देखो नीचे आ रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि जो चीज़ें हैं उसकी हेडिंग्स क्या है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, फ्रीज पेन का आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा स्प्लिट हाइड करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो, व्यू मेन्यू का। विंडोज़ को स्विच करने के लिए भी, और मैक्रोस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट है कि मैक्रोस जो होता है वो कौन से मेन्यू के अंदर आता है, व्यू मेन्यू में आता है, जो कि स्प्रेडशीट को रिकॉर्ड करने का काम आपके लिए करता है। तो ये सारे के सारे जो मेन्यूज थे, बिल्कुल हमने तो सिंपली तरीके से पढ़ लिया। जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके भी मैंने आपको बता दिया है। ध्यान से रखिएगा, एक नज़र रखिएगा कि कौन सा जो कौन सी जो बात, मतलब कौन सा जो आपको कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कौन से मेन्यू के तहत आता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आपका आए तो आपका गलत नहीं हो, ठीक है ना। अब देखो मैक्रोज रन, मैक्रो को अगर आपको रन करना है या एग्जीक्यूट करना है तो कौन से मेन्यू में जाना पड़ेगा। अभी हमने देखा, देखो ये मैक्रोज कौन से मेन्यूज के अंदर आ रहा है, व्यू मेन्यूज के अंदर आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके अंदर आ जाएंगे। स्पेलिंग टूल देखनी है, अब देखो स्पेलिंग टूल अभी मैंने आपको बताया था, स्पेलिंग टूल कहाँ पे आ रही है, रिव्यू मेन्यू के तहत आ रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। विच वुड यू चूज टू क्रिएट द बार डायग्राम, बार डायग्राम अगर आपको बनाने हैं तो आपको एडिट और चार्ट में जाना पड़ेगा या इंसर्ट या चार्ट में जाना पड़ेगा। आपको इंसर्ट या चार्ट में जाना पड़ेगा अगर आपको बार डायग्राम क्रिएट करना है तो, ठीक है ना जी।
टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल, देखो अभी हमने रो और कॉलम का जो टाइटल था उसको हमने होल्ड किया ना, उसको होल्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, फ्रीज मेन्यू में जाना पड़ा। और ये फ्रीज मेन्यू कहाँ पर है, व्यू मेन्यू के अंदर है ना। ये जो फ्रीज मेन्यू है वो कहाँ पर है, व्यू मेन्यू के अंदर है। अभी मैंने आपको जो पूरा टाइटल था उसको होल्ड करके दिखाया था ना। यू कैन एड इमेज, अगर आपको एड इमेज करनी है तो आपको कौन से मेन्यू के तहत जाना पड़ेगा, इंसर्ट मेन्यू के तहत आपको जाना पड़ेगा। ये कहता है विच टूल व्यू विल यूज टू ज्वाइन सम सेल्स, अगर आपको सेल्स वगैरह को क्या करना है, ज्वाइन करना है ना। तो उस ज्वाइन सेल के बीच में अगर आपको कंटेंट लिखना है, जैसे कि अभी मैंने ये ज्वाइन सेल किया था आपके लिए, अगर मैं कौन सी सीट के ऊपर, हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ज्वाइन सेल किया था और यहाँ पर बीच में मैंने BSNL लिखा था। तो अगर मैंने ये जो ज्वाइन सेल किया है वो मैंने कैसे किया है, मैं होम टैब के अंदर मर्जर एंड सेंटर टूल था उसका मैंने क्या किया है, यूज़ किया है सेल्स को जोड़ने के लिए। विच बटन डू यू क्लिक टू एड अप ए सीरीज ऑफ नंबर, ए सीरीज ऑफ नंबर को एडअप करने के लिए आप ऑटोसम का यूज कर सकते हो, जोड़ने के लिए सिंपल सी बात है। विच चार्ट कैन क्रिएटेड इन एक्सेल, एक्सेल के अंदर एरिया, लाइन, पाई, 8 तरह के चार्ट आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इनमें से कौन सा एक वैल्यू नहीं है, 350 वैल्यू है, मई 10 2021 भी वैल्यू है, 0.057 भी वैल्यू है, सीरियल नंबर लिख दिया, ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये वैल्यू नहीं मानी जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट लोकेटेड इन पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स, जब पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स के ऊपर आप जाते हो तो आपको इनमें से कौन सा मेन्यू नहीं दिखता है, पेज ओरिएंटेशन भी दिखता हुआ, मार्जिन भी दिखता है, हेडर फुटर भी दिखता है, पेज ब्रेकअप व्यू नहीं दिखता है, किसके अंदर, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। अब पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कैसे सर जी, जैसे सिंपल सी बात, मैंने इसको सिलेक्ट किया, CTRL-P दबाया, CTRL-P दबाया, तो यहाँ पर जैसे ही मैं प्रिंट करता हूँ ये पेज सेटअप आ रहा है, तो ये पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आया, तो यहाँ पर पेज आ गया कि आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हो या लैंडस्केप प्रिंट करना चाहते हो, मार्जिन आ गया कि किस मार्जिन में करना चाहते हो, हेडर फुटर आ गया और सीट्स आ गई। तो यहाँ पर कौन सा नहीं आया, यहाँ पर कौन सा नहीं आया, तो आप कह दोगे सर जी कौन सा नहीं आया, ये पेज ओरिएंटेशन आ गया, मार्जिन आ गया, हेडर फुटर आ गया, पेज ब्रेकअप व्यू नहीं आया। मैंने यहाँ पे इसकी फोटो भी आपको डाल रखी है, देखो पेज आ गया, मार्जिन आ गया, हेडर फुटर आ गया, सीट्स आ गई, ठीक है ना जी। विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट ए वर्कशीट यूजिंग लेटर हेड, अगर आपको किसी भी लेटर हेड के ऊपर अगर आपको प्रिंट करना है तो आपको मार्जिन जो होते हैं उनको मॉडिफाई कर देना है। हाइपरलिंक्स क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स के अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हो, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हो, पिक्चर्स डाल सकते हो। यू कैन ओपन द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग, आप एक शॉर्ट डायलॉग बॉक्स क्या कर सकते हो, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स को आप ओपन कर सकते हो चूजिंग डेटा। देखो सिंपल सी बात है कैसे, और ये ठीक है जी, आ जाओ आप तो इधर डेटा के ऊपर गया मैं, डेटा के ऊपर आपको ये शॉर्ट डायलॉग बॉक्स दिख रहा है क्या कहीं पे, ये देखो ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये शॉर्ट डायलॉग बॉक्स को अगर आपको ओपन करना है तो आपको डेटा वाले मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा। और क्या बताओ, मैंने जो आपका जो डेटा वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार इसको अच्छे से, जितने भी जो मेन्यूज़ के आपको मैंने फोटो भेज रखी है ना, एक बार अच्छे से देख कर आप जरूर से जाना। तो जैसे ही आप इसको डेटा के ऊपर जा रहे हो तो ये वो टिप आ गया, ये रहा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया था। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट विल बी रिजल्ट इफ यू टाइप बराबर A1 या बराबर B1 इन ए सेल C1, मतलब C1 के अंदर आप लिखते हो A1 बराबर B1, तो क्या आएगा आंसर, ट्रू या फॉल्स आंसर आएगा। कैसे सर जी ट्रू और फॉल्स आंसर आएगा, कर सकते हो क्या, देखो सर जी कोशिश तो मैं आपको प्रैक्टिकली सारी की सारी चीज़ें करने की कोशिश करूंगा, एक बार में अगर हो जाती है तो ठीक है, टाइम लगेगा तो मैं स्किप कर दूंगा। क्यों सर जी, रीज़न क्या है कि अपने पास इतना ही टाइम है ना। जैसे कि मैं ए सेल के अंदर, चलो आपके लिए डायरेक्ट यहीं पे लिखते हैं, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 5, यहाँ पर लिखा मैंने 5, ठीक है। ये कहता है बराबर A बराबर B। अब ये मैं यहाँ पर करूँगा कि या A1 बराबर है B1 के, तो ये कह देगा ट्रू है। तो सिंपल सी बात, मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया तो ये कह देगा फॉल्स है, A 5 और 6 बराबर नहीं है। और जैसे मैंने 5 5 लिखा, ये कह देगा कि बराबर है, यस दिस इज ट्रू। तो आज जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, अगर आप ऐसा लिखते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू और फॉल्स आएगा। न्यू कमेंट, अब बताओ न्यू कमेंट कौन से ऑप्शन के तहत था, क्वेश्चन मैंने बताया भी था आपको, रिव्यू ऑप्शन के तहत यह न्यू कमेंट का ऑप्शन आपके लिए था। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, बस मेन्यूज़ को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़कर जाना। जब आप मेन्यूज़ को अच्छे से ध्यान कर पढ़ के जाओगे, एक बार रिव्यू भी कर लोगे ना, तो भी आपको वो चीज़ें क्या हो जाएगी, समझ में आने लग जाएगी।
स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैसे ओपन होता है? F7 के अंदर स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डे, नाउ की स्पेलिंग मैंने लिखी NOE नाउ, है ना, ये लिख दिया मैंने। इसको किया मैंने F7 दबाया मैंने, जैसे ही F7 दबाया मेरे लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, जो कि मेरे को आपको इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, किसी को डिक्शनरी को ऐड करने में कह सकता है, चेंज करने के लिए कह सकता है, चेंज ऑल कर सकता है, या ऑटो करेक्ट करने का ऑप्शन दे सकता है। ये मेरे को ऑटो करेक्ट करने का ऑप्शन आपके लिए दे सकता है। जैसे कि इसको इसने ऑटो करेक्ट क्या किया, नाउ ही को 1 ऑटो करेक्ट कर दिया, इसकी मर्जी है, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं आपको? पहले तो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स जो होता है वो F7 से ओपन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, एड टू डिक्शनरी, चेंज, चेंज ऑल, ऑटो करेक्ट, इन सब के आपको ऑप्शन से आपको मिल जाते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। एक स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स का कौन सा ऑप्शन नहीं है? एडिट, इग्नोर, इग्नोर ऑल, चेंज। एडिट का ऑप्शन नहीं है, इग्नोर है, इग्नोर ऑल है, चेंज ऑल है, एडिट का ऑप्शन वहाँ पे नहीं होता है। विच कॉलम विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो। एक कॉलम जो एक जो डेटा है वो किसके अंदर है? कॉलम ऑफ डेटा, मतलब एक डेटा है वो कॉलम के अंदर है, आपको अगर इसको रो के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कॉलम होते हैं वर्टिकल, रो होते हैं हॉरिजॉन्टल। एक डेटा ले लेते हैं हम, एक छोटा सा एक डेटा ले लेते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे ये डेटा ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने इस डेटा को यहाँ पर कर दिया। विच कमांड विल यू चूज टू कन्वर्ट ए कॉलम ऑफ डेटा इनटू रो। अगेन इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फटाफट से प्रैक्टिकल करेंगे, हो जाता है तो ठीक है, वरना आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, रोकेंगे नहीं अपने वीडियोस को। ठीक है जी, चलिए पानी वानी पी लेते हैं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं वापस अपना। देखो सर जी, अगर मैं क्लास आपके लिए 1 शॉट में बना रहा हूँ तो आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी इस क्लास को क्या करो, 1 शॉट के अंदर पूरा देखो, ठीक है ना जी। टाइम लगेगा लेकिन 1 शॉट के अंदर आपको ये पूरी क्लास देखकर ही खत्म करनी है। जैसे सिंपल सी बात है, एक डेटा ले लेते हैं अपन यहाँ पर अपनी टेबल 1 से मैंने ये कुछ छोटा सा डेटा ले लेता हूँ। मैंने ये डेटा ले लिया, ठीक है, और मैंने ये डेटा यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर कोई नई सीट जो है इसमें मैंने ये डेटा क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये डेटा कैसे हो सकता है, ये देखो, ये कॉलम के अंदर पेस्ट होता है, कॉलम वर्टिकल होता है ना, एक कॉलम के अंदर पेस्ट हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं 1 जो रो है उसमें पेस्ट करूँ, तो इसके लिए क्या करना है, मेरे को राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल पे जाना है, पेस्ट स्पेशल पे जाके ट्रांसपोज का जो ऑप्शन होता है उसको क्लिक करना है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये डेटा कैसे हो गया, इधर आ गया, ठीक है ना। अब ये डेटा एक बार वापस देखिए, तो सभी सेल के अंदर आ गया, ठीक है ना। मैंने इसको सिलेक्ट किया इस एक रो को, फिर मैं यहाँ पर करता हूँ पेस्ट स्पेशल करता हूँ और फिर ट्रांसपोज में जाता हूँ, तब जाकर देखो ये जो डेटा है वो कैसे आ चुका है मेरा, ये जो मेरा डेटा है वो कैसे आ चुका, ये जो मेरा डेटा है वो जो कॉलम्स था उस कॉलम से कैसे आ चुका है, रोज के अंदर ये डेटा मेरा आ चुका है। आई होप समझ में आया और इसको मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो इस तरह से कैसे कर सकते हो आप, अगर आपको क्या कहा है, अगर आपको डेटा जो है वो कॉलम से रो के अंदर लेकर आना है तो मैंने राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल पे गया और ट्रांसपोज का मैंने ऑप्शन वहाँ पर आपके लिए क्लिक कर लिया। लॉन्ग टेक्स्ट कैन ब्रोकन डाउन इनटू मेनी लाइंस, बताया था एक सेल है उसमें बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कॉमर्स मेरी जान। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं इतने से कॉलम के अंदर लेके आऊँ, कॉमर्स मेरी जान, तो होम टैब के ऊपर ही एक वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन था, उसको आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। जैसे कि सर जी करके दिखाओ ना, एक बार का तो सर जी मैंने करके दिखा दिया था ना, नहीं सर जी एक बार और करके दिखाओ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ
कॉमर्स मेरी जान। तो ये कॉलम इतना बड़ा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो इतने में ही आ जाए। तो मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पर वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन थे वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इसको बड़ा किया तो कॉमर्स मेरी जान इस तरह से मेरा लिखा हुआ आ गया। होम टैब के ऊपर ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन यूज इन पेस्ट स्पेशल कमांड। पेस्ट स्पेशल कमांड के अंदर वैलिडेशन, फॉर्मेट्स, फॉर्मूला सभी आपकी चीज़ें आ जाती है। पेस्ट स्पेशल कमांड है जहाँ पर हमने अभी ट्रांसपोज का यूज किया था ना, वो वाली। देखो यहाँ पर इसमें कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, फॉर्मूलाज, वैल्यूज, फॉर्मेट, कमेंट्स, वैलिडेशन, नन, मल्टीप्लाई, एड, डिवाइड, सब्जेक्ट, स्किप, ब्लैंक्स, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। हाउ यू रीअरेंज द डेटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको क्या करना है, डेटा में जाना है और सॉर्ट का ऑप्शन आपको कर देना है। जैसे एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, कुछ अमाउंट ले लेता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मेरे को इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगर मेरे को इनको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो डेटा में गया, सॉर्ट किया और इसको मैंने किया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ चुका है कि सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। डेटा में जाना है और सॉर्ट ऑप्शन आपको दबा देना है। कुछ शॉर्टकट कीज़ है, हालांकि शॉर्टकट कीज़ बहुत सारी है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ है जो एग्जाम के अंदर आ रही है, उन शॉर्टकट कीज़ को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। CTRL 9 दबाने से आप एक जो CTRL 9 दबाने से शॉर्टकट की है, एक हाइड को, एक हाइड कर सकते हो आप पूरी की पूरी रो को। एक पूरी की पूरी रो को अगर आपको हाइड करना है तो CTRL+9 दबाना है। जैसे एक सिंपल सी बात है, पूरी की पूरी रो, जैसे कि ये रो है, जैसे कि ये पूरी की पूरी रो है, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको करना है तो CTRL और 9 दबा दो। ये कहता है CTRL और 9 कर दो, सॉरी शिफ्ट और 9 कर दे, CTRL 9। तो देखो ये पूरी रो चली गई ना, दूसरी वाली CTRL 9, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ और CTRL 0 करता हूँ, CTRL 0 किया मैंने तो क्या चला गया, देखो CTRL 0 कर रहा हूँ तो ऊपर देखो ये कॉलम L है, CTRL 0 कर रहा हूँ तो ये चला गया, L चला गया, M आ गया। तो मतलब कि CTRL 9 से तो रो हाइड होती है और CTRL 0 से कॉलम हाइड होते हैं। CTRL S से रिप्लेस डेटा विथ इन ए सीट, एक डेटा को रिप्लेस करने के लिए CTRL स्पेस बार दबाते हो तो आप हाईलाइट करते हो एंटायर कॉलम को। CTRL स्पेस बार दबाते हो, जैसे कि मेरे को पूरे ये जो कॉलम है, ये जो M कॉलम है, इसको मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, CTRL और स्पेस बार दबा दिया। अगर मेरे को पूरी की पूरी रो को, चौथे नंबर की जो पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट और स्पेस बार दबा दो तो मेरी क्या आ जाती है, पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है। तो CTRL और स्पेस बार से एंटायर कॉलम हाईलाइट हो जाते हैं और शिफ्ट प्लस स्पेस बार से आपकी पूरी की पूरी जो रो होती है वो क्या हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है, सेलेक्ट हो जाती है। ये बता भी दिया। F7 स्पेलिंग चेक के लिए जाता है। CTRL D से किसी भी ऊपर कोई डेटा है उसको अगर आप नीचे लेकर आना चाहते हो, ऊपर कोई डेटा है उसको ही आप नीचे लेकर आना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज करो कि मैंने राम लिखा है, ये राम मैं नीचे भी लिखना चाहता हूँ तो मैं CTRL D दबाऊंगा ना तो ये नीचे भी राम आ जाएगा। मतलब ऊपर का जो डेटा है उसको नीचे लाने के लिए आप CTRL D बोलो तो डाउन का यूज कर सकते हो। CTRL Z का आप यूज एंडू करने के लिए, अब मैंने ये या राम गलत लिख दिया तो CTRL Z दबाया तो मैं वापस पहले वाली स्थिति में चला गया। CTRL O दबाने से आप पूरे के पूरे कॉलम को हाइड कर देते हो। CTRL N दबाने से आप रो को हाइड कर देते हो। CTRL+F1 दबाने से आप Shift+F1 दबाने से आप एक नई सीट वर्कबुक के अंदर एंटर कर देते हो। जैसे कि मैं नई सीट बार बार यहाँ से कर रहा हूँ ना, तो ये कहता है कि आप भाई तो ऐसे क्यों कर रहा है। Shift+F11 दबा, शिफ्ट और F11 दबाया तो मेरी नई सीट आ गई। देखो
17 18 है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो आप। Ctrl X दबाने से कट होता है, Ctrl C दबाने से कॉपी होता है, Ctrl V दबाने से पेस्ट होता है, Ctrl S दबाने से सेव होता है, Ctrl A से सिलेक्ट ऑल हो जाते हैं। अब कुछ शॉर्ट की के क्वेश्चन भी आ चुके हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड द एंटायर रो? अगर रो को हाइड करना है तो Ctrl 9, Ctrl 9। व्हाट इज द शॉर्ट की टू रिप्लेस ए डेटा विद इन ए शीट? एक डेटा को अगर आपको रिप्लेस करना है तो Ctrl H, Ctrl H। टू सेलेक्ट द एंटायर कॉलम, अगर आपको एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम बोलो तो ये है ना, तो आपको अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल और शिफ्ट बार दबानी पड़ेगी। जैसे कि मैं पूरा का पूरा कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल और शिफ्ट बार दबा दिया, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, Ctrl कंट्रोल प्लस शिफ्ट बार नहीं, स्पेस बार। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पर से कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ अबव आंसर आ जाएगा। विच इज दी शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम? एंटायर कॉलम को अगर मेरे को हाईलाइट करना है तो कंट्रोल और स्पेस बार करना है, और यहाँ पर क्या था, एंटायर कॉलम ही था, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको पता चल गया। विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग? स्पेलिंग को चेक करने के लिए आप F7 दबा सकते हो। कंट्रोल डी क्या करता है, ऊपर जो डेटा लिखा गया है उसको नीचे लेकर आ जाता है, फिल डाउन इन द सिलेक्शन का काम करता है। आपने गलती से कोई डेटा इरेज हो गया, गलती से कोई डेटा आपसे इरेज हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था और मैं यहाँ पर गया और मेरे गलती से अरे यार डेटा इरेज हो गया, तो मैं वापस पुरानी स्थिति में जाने के लिए कंट्रोल जेड करके एंडू का ऑप्शन कर सकता हूँ। वॉट रिकमेंड कैन बी यूज टू रीस्टोर इट ऑटोमेटिकली? अगर आपको उसको ऑटोमेटिकली रीस्टोर करना है तो आप अंडू का यूज कर सकते हो, कंट्रोल जेड आपके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा। नॉट, एंड, और ये एक्स ओ आर, ये जितने भी जो ऑप्शन मिलते हैं वो आपको लॉजिकल के अंदर, लॉजिकल ऑपरेटर्स में मिलते हैं, यानी कि इफ वगैरह वाले में, फंक्शंस वगैरह में आपको मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं फॉर्मूला में गया, फॉर्मूला में जब लॉजिकल में गया तो यहाँ पर देखो मेरे को ये एंड, फॉल्स, इफ एरर, इफ एन, नॉट, और, ट्रू, एक्स ओ आर, इनके सबके ऑप्शन मेरे को आपको यहाँ पर मिले हैं। What is the shortcut key to the hide the entire column? अगर आप कॉलम को हाइड करना है तो कंट्रोल 0, रो को हाइड करना है तो कंट्रोल 9। विच इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट न्यू सीट? अभी मैंने बताया था, मैं ऐसे कर रहा था Ctrl F1, मतलब शिफ्ट प्लस F1, मैं ऐसे बार बार इस प्लस पे कर रहा था। अब देखो मैं बार बार प्लस पे करूंगा तो मैं भी उतना प्रोफेशनल नहीं लगा, लेकिन आपका ऑफिसर कहता है फटाफट करो, तो Ctrl शिफ्ट और F1 अगर आपने किया तो नई सीट आपके लिए आ गई। कितना अच्छा लगेगा कि हाँ शॉर्टकट की से आप काम कर रहे हो। लेकिन वही बात है, आदत अभी मेरे को आदत वैसी पड़ी हुई है ना, ठीक है ना। कुछ नेक्स्ट आता है व्हेन वर्किंग इन द प्रेस बैकअप व्यू। जब आप प्रेस बैकअप व्यू में काम करते हो ना तो आपको बहुत सारे प्रीव्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि हर एक पेज कैसे ब्रेक हो रहा है। आप एड और रिमूव पेज ब्रेक्स भी कर सकते हो, प्रिंट एरिया को चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा एक डेटा ले लेता हूँ, मैंने ये डेटा ले लिया आपके लिए। जब मैंने आपके लिए डेटा ले लिया और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पेज ब्रेकअप व्यू में आया, सेलेक्ट किया इसको, ये मेरा पेज ब्रेकअप व्यू में आया। तो ये बता रहा है देखो ये जो एरिया है वो आपका सेलेक्ट हो। अब मैं इसको एरिया को कम भी कर सकता हूँ, नहीं भाई मेरा इतना ही प्रिंट करो तुम। मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ कि नहीं मेरा इतने में प्रिंट करो तुम, है ना। तो इस तरह से पेज ब्रेकअप व्यू क्या करता है, आपका काम करता है। प्रिंट एरिया को चेंज भी कर सकता है, पेज ब्रेक्स को एड और रिमूव भी कर सकता है। वेट क्या होते हैं, वेट होते हैं कैरेक्टर्स की जो डेंसिटी होती है, प्रिंट करते समय जो कैरेक्टर्स की जो डेंसिटी होती है, दैट इज कॉल्ड वेट। नेक्स्ट आता है वॉट इफ दी कीबोर्ड शॉर्ट बटन और बटन्स टू बी प्रेस्ड फॉर क्रिएटिंग ए चार्ट। अगर आपको एक चार्ट क्रिएट करना है तो अभी मैंने आपको ये तो बता भी रखा था कि जब आपको एक चार्ट क्रिएट करना है, जैसे सपोज करो मेरे को इसका डेटा का चार्ट क्रिएट करना है, तो मैं डायरेक्ट सिंपली क्या कर दूंगा, F11 दबा दूंगा और उसका ये चार्ट क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता रखा है। यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डेटा बाई प्रेसिंग, कहता है कि आप जो एग्जिस्टिंग एक्सेल का जो डेटा है उसको आप एडिट कर सकते हो F1 दबा के। जैसे यहाँ पर ये एग्जिस्टिंग जो डेटा है, यहाँ पे ये जो एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसको मैं F1 दबा के हाँ
एडिट के लिए आई थिंक F2 होगा। हाँ, F1 से तो हेल्प आती है सर जी, है ना। F2 दबा के मैं एडिट कर सकता हूँ, है ना। F2 दबा के मैं एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये डेटा आया, F2 दबाया तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है ना। विच टूल हेल्प बेटर फॉर वॉट इफ एनालिसिस, अगर आपको वॉट इफ एनालिसिस करना है तो कौन सा टूल बेटर है, यह है गोल सी। क्योंकि देखो जब आप वॉट इफ एनालिसिस करने जाते हो तो क्योंकि वॉट इफ एनालिसिस करने जाते हो एक तरह का लॉजिकल रीजनिंग का लॉजिकल यहाँ पर आपकी रीजनिंग होती है, एक तरह का जो लॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है वो सोल्व होती है। 3 काइंड्स ऑफ वॉट इफ जो एनालिसिस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं एक्सेल के अंदर। एक होता है सिनेरियो, एक होता है गोल सीक और एक होता है डेटा टेबल। तो यहाँ पर क्योंकि इसमें से सिर्फ एक गोल सीक की ऑप्शन था तो वो चुन लिया गया। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वोट इफ जो डेटा होता है वो अवेलेबल नहीं होता है एक्सेल के अंदर, सिनेरियो, गोल सीक और डेटा टेबल्स में से कुछ भी एक्स्ट्रा रहे तो उसको आपको आंसर करना है। आई होप कंप्यूटर को आपने बिल्कुल एक अच्छे तरीके से समझा होगा, यहाँ पर आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, और जितने भी जो डेटा थे, जितने भी जो MCQs थे उसको हमने प्रैक्टिकल तरीके से भी करके देखा। तो आई होप आपके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान से जरूर से जुड़िएगा, ये पूरी की पूरी जो PDF है आपको वहीं पर अवेलेबल करवाई जा रही है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।